Good evening, good evening. Good evening, all of you. कुछ लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं. ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? स्टार्ट करें. ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रहा है? शुरू करें क्लास. ओके. सबसे पहले जो क्वेरीज आ रही हैं उससे पता लग रहा है कि काफी स्टूडेंट जो नए हैं उनको कुछ चीजें कंफ्यूजन हो रही है ढूंढने में. तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जीके एंड करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है, जीके एंड करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमी, ये हमने 25 सितंबर 2024 में शुरू किया था सब्जेक्ट, और इसको हमने 2 दिसंबर 2024 तक का कंप्लीट किया था, जिसमें स्टैटिक जीके इस ड्यूरेशन का और पूरे ईयर का 2024 का पूरे ईयर का करंट अफेयर और इकोनॉमी पार्ट ये हमने कंप्लीट किया था. अब क्योंकि एग्जाम जब होगा, जैसे मान लो इंजीनियरिंग सर्विसेज जून में है, तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा 10 मई तक का डाटा. 10 मई तक का. यूपीपीएससी अभी तक कैलेंडर के हिसाब से डेट 20 अप्रैल है, तो यहाँ हमें 15 मार्च तक का पढ़ना होगा. 15 मार्च तक का पढ़ना होगा यूपीपीएससी. मतलब जो भी एग्जाम है उनके 1 मंथ पहले तक का डाटा. आरआरबी मान लो अप्रैल लास्ट में होगा, तो ये भी लगभग 15 मार्च तक का डाटा पढ़ना होगा. तो करंट अफेयर आपका जो भी एग्जाम है, ऑफलाइन जो पेपर है खासकर, ऑनलाइन में भी लगभग 1 महीने पहले तक का डाटा, तकरीबन 1 महीने, और उसके पहले का 1 साल 1.5 साल का डाटा पूछता है. तो 2024 तक का पूरा डाटा सितंबर में जो मैंने बैच कराया था, जीके एंड करंट अफेयर सितंबर 24 में जो पढ़ाया है, दिसंबर में कंप्लीट किया था. उसमें अभी लेटेस्ट कराया था जीके, करंट अफेयर, इकोनॉमी, ये सारा कराया था. अब क्योंकि 2 दिसंबर तक का डाटा है, उसके आगे का कवरेज हमें करना है, 15 मार्च तक का भी हमें कवरेज करना है. तो आप मान के चले लगभग एक पीडीएफ तैयार करने में 2 दिन लगभग समय लगता है. तो 5 लेक्चर हमें चाहिए. 5 लेक्चर में हम दिसंबर से लेकर मार्च तक का कवरेज कर लेंगे. दिसंबर से मार्च तक का कवरेज हमारा 5 लेक्चर में कवर हो जाएगा, जिसकी पहली क्लास अभी होगी. सोमेंद्र कह रहे हैं कुछ समझ नहीं आया. क्या नहीं समझ आया सोमेंद्र? ये आपका कोर्स है यूपीपीएससी या कोई भी कोर्स में आप इनरोल्ड हैं, चाहे ईएससी हो, आरआरबी हो. एक बार मैं बता रहा हूं, बार बार इसको रिपीट मत करिएगा. यूपीपीएससी बैच कोर्स में गए, कंटेंट ऑप्शन पे गए. कंटेंट ऑप्शन में जो आपने प्रीलिम्स फोल्डर खोला, प्रीलिम्स वाले में गए. ये हालत है कि फोल्डर ओपन करके बताना पड़ रहा है कहां पर क्या अवेलेबल है. जीएस में गए, जीएस वाले में ये सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जीके, करंट अफेयर एंड इकोनॉमी. डेट भी लिखी हुई है, 25 सितंबर को शुरू हुआ था बैच. जीके, करंट अफेयर एंड इकोनॉमी डेट तक लिखा हुआ है, 25 सितंबर को कराया गया है. तो इतना नहीं आपको समझ है कि 25 सितंबर को जब हुआ है, तो इसमें पूरे साल का कवरेज लाइन से देखो लिखा हुआ है. पीडीएफ तक पूरी नहीं चेक करते हो आप. जीके एंड करंट अफेयर 32 लेक्चर तक के डिजिटल नोट्स स्टूडेंट ने बना के दिए थे, वो भी दे दिए थे. अब इसमें पूरा लास्ट तक स्क्रॉल करोगे, पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएंगी. ये स्टैटिक जीके है, नेशनल सिंबल 1 2 3 स्टैटिक जीके है. फिर बैंकिंग के 4 लेक्चर हैं. बैंकिंग का रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर क्या होता है, ये बैंकिंग इकोनॉमी है. इसमें क्या नहीं समझ आ रहा? नीति आयोग 5 ईयर प्लान, ये लेक्चर है. जीएसटी के बारे में एक लेक्चर है. यूनेस्को और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में ये लेक्चर है. अवार्ड एंड ऑनर 2-3 लेक्चर में अवार्ड एंड ऑनर पूरा, सब नए लेक्चर्स है. ये सब नए टॉपिक्स हैं, 2024 के कवरेज है सारा ये. फिर उसके बाद आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ाया. लास्ट तक देखना जरा, करंट अफेयर के क्वेश्चंस तक करवाए हुए हैं 2024 के. ऑयल रिलेटेड इश्यूज, ओपीईसी के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ाया हुआ है. सब तो करंट का पार्ट है. न्यूक्लियर इश्यूज पढ़ाए हुए हैं, यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ाया है, यूएन के ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन है, G20, G8, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक. क्या नहीं इसमें मिल रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. डेट भी लिखी हुई है, 2 दिसंबर 2024 को करंट अफेयर का अपडेशन भी कराया है. इसमें क्या नहीं सोमेंद्र समझ आया, जरा मुझे बताना. और जो मैं अब लेक्चर शुरू कर रहा हूँ,
जो आपका जीके एंड करंट अफेयर का फोल्डर है उसमें बिल्कुल लास्ट में अब ये ऐड होता जाएगा, जैसे आज वाली पीडीएफ यहाँ ऐड कर दी है। जीके एंड करंट अफेयर का जो आपका फोल्डर है उसी में बिल्कुल लास्ट में अब नए लेक्चर ऐड होते जाएंगे। 15 मार्च तक का कवरेज। इंजीनियरिंग सर्विसेज जून में है, मई तक का डाटा फिर वो यहीं पर ऐड होगा आगे जाकर। तो हर 2-3 महीने में करंट अफेयर ऐड होता चलेगा इसके अंदर। जिस भी एग्जाम की जरूरत है एक ही फोल्डर में सारा आपको मिलेगा। दूसरी बात कह रहे हैं करंट अफेयर सेपरेट कर दीजिए। या तो तुम्हें सब्जेक्ट का एबीसीडी पता हो, सब्जेक्ट तुमको पता नहीं है, तुम मुझे ये बताना अगर हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो हिस्ट्री में से अकबर का फोल्डर अलग कर दूं, उसको ज्योग्राफी में डाल दिया जाए, औरंगजेब जो है वो हिस्ट्री उसमें पॉलिटी में डाल दें, ऐसा होता है क्या? जीके करंट अफेयर एक ही सब्जेक्ट का नाम है, उसमें क्या सेपरेट कर दूं मैं? लेक्चर के ऊपर करंट अफेयर साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें क्या सेपरेट करना है मुझे बताओ। जब हम जीके पढ़ा रहे होते हैं उसका करंट अपडेशन साथ में ही आता है। लेक्चर ओपन करके जब देखोगे वहीं पर देखोगे सर ने स्टैटिक जीके पढ़ाया और उसका करंट अपडेशन वहीं पर ऐड कर दिया, तो कैसे सेपरेट होगा? ये एक ही सब्जेक्ट का नाम है जीके करंट अफेयर। जीके पढ़े बिना आप करंट अफेयर नहीं पढ़ सकते, आपको बैकग्राउंड चीजों का पता ही नहीं होगा, तो कोई अपडेशन पार्ट होता है तो हम वहीं पर ऐड करते चलते हैं। एक अलग से फोल्डर ही है जीके करंट अफेयर, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसी में आपको मिल रही है। दूसरी बात, साइंस एंड टेक का करंट अपडेशन ये पूरा अभी हमने अलग से फोल्डर बना के करा ही दिया। साइंस एंड टेक रिलेटेड जो टॉपिक है स्पेस डिफेंस, अभी हमने जो कंप्लीट किया है मार्च तक का साइंस एंड टेक करंट अपडेशन के साथ वो पूरा कवर कर दिया। ठीक, अब इसमें क्या नहीं समझ आया मुझे ये बता दो। इस एक ही फोल्डर में अब जो नए लेक्चर मैं करा रहा हूं लास्ट में ऐड होते चलेंगे, जैसे आज वाली पीडीएफ यहां डाल दी है, तो जो 5 लेक्चर 15 मार्च तक के मुझे करने हैं वो इसमें लास्ट में ऐड होता चलेगा। हर एक दिन छोड़ के क्लास होगी क्योंकि एक पीडीएफ तैयार करने में तकरीबन 2 दिन जाता है। करंट में डाटा जो है कई जगह से ढूंढ के तैयार करना पड़ता है, तो 2 दिन तो समझो लगेंगे ही लगेंगे। तो आज जैसे क्लास हो जाएगी फिर परसों, ऐसे करके 2-2 दिन में ये पूरा बना बनाया कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। अब इसमें किसको क्या नहीं समझ आ रहा मुझे बताओ। और करंट अफेयर वास्ट एरिया है, जैसे इंडो चाइना इशू है, इंडो पाकिस्तान इशू है, सारे लेक्चर पड़े हुए हैं इसके अंदर। इंडिया बांग्लादेश नेपाल म्यांमार सब इसमें पड़ा हुआ है। फोल्डर पे लिखा भी हुआ है साफ साफ, फोल्डर पे लिखा भी हुआ है कि इसमें क्या पढ़ाया गया है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन मेंशन भी है, यहाँ मंथ भी लिखा हुआ है। करंट अफेयर के क्वेश्चन अगस्त से नवंबर तक के कराए हैं। न्यू करंट अफेयर पॉइंट 2 दिसंबर तक का ऐड किया हुआ है, लिखा तो है साफ साफ। कश्मीर इशू, इंडो चाइना पार्ट 1 पार्ट 2, साइंस एंड टेक का स्टैटिक पोर्शन, ये सब करा तो रखा है इसमें। करंट अफेयर के क्वेश्चन फोल्डर भी पड़ा हुआ है। नीरज पटेल, मैंने अभी बताया आपको करंट अफेयर इस फोल्डर में दिसंबर फर्स्ट वीक तक का ऑलरेडी हो रखा है, उसके आगे का अब मैं शुरू कर रहा हूं। कोई भी क्वेरी है यहाँ पहले पूछ लो, डिस्टर्ब मत करिएगा, टॉपिक जब शुरू हो जाए। स्टार्ट करें क्लास। करंट अफेयर यूपीपीएससी एई के लिए 15 मार्च, 1000 बार तो बताए बोल चुका हूं पहले। 15 मार्च तक का डाटा लगभग 1 महीने पहले तक का पूछता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में 10 मई तक का मान के चलिए। शुरू करें। तो जीके करंट अफेयर का आप जिसका जो कोर्स है, कोई आरआरबी वाला है, ईएस वाला है, यूपीपीएससी, जिसका जो कोर्स है अपने कोर्स में जीके एंड करंट अफेयर का फोल्डर देखे। जो 25 सितंबर का बैच है उसी में नए लेक्चर ऐड होते चलेंगे अगले पूरे साल में भी। मई का अपडेशन वो भी उसी में ऐड होता चलेगा। नए टॉपिक जो आते जाएंगे उसी में लेक्चर अपडेट करता जाऊंगा और पुराने बैच को भी करंट अफेयर का वो एक्सेस रहेगा। ठीक, पर बड़ा सब्जेक्ट है क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है इसमें साइंस टेक भी आता है, डिफेंस भी आ जाता है। हालांकि दिया मैंने साइंस टेक, पर इसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, स्टैटिक जीके के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, डांस फॉर्म के बारे में बहुत सारे एरिया आ जाते हैं, इसलिए सब्जेक्ट बड़ा हो जाता है ये। पर एग्जाम में क्वेश्चन आते बहुत है इस पर आपकी परेशानी मैं समझ रहा हूं कि आपको लग रहा है सर एग्जाम जल्दी आ गया। अब कई लोग जो लेट ज्वाइन किए हैं उनको लग रहा है टाइम कम मिल रहा है, हमें कैसे करेंगे। तो उसमें अब आरोहन क्या करे या मैं क्या कर सकता हूँ? सब्जेक्ट को काट के छोटा तो नहीं कर सकता हूं ना मैं। भाई मैं तो पूरा कंटेंट बना के आपको दे ही रहा हूं, खुद ही बना के तैयार करके दे रहा हूं कंटेंट। सिलेबस जिन्होंने इतना दिया है वो तो उनसे पूछना चाहिए क्यों बढ़ा के दिया हुआ है। चलो शुरू करें टॉपिक। तो सितंबर वाले बैच में हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपको पढ़ाया हुआ था। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में मैंने कुछ लिटरेचर के अवार्ड बताए थे, नोबेल प्राइज, एबेल प्राइज, ये सब बताया था। कुछ मैंने आपको अवार्ड्स पढ़ाए थे लिटरेचर के।
देखो लिटरेचर में सबसे बड़ा ऑनर तो है नोबल लिटरेचर, नोबल लिटरेचर एक तो ये अवार्ड है। उसके अलावा एक होता है बुकर प्राइज, एक होता है बुकर प्राइज, एक होता है मैन बुकर इंटरनेशनल। ये नए वाले सब पढ़ा रखे हैं, ये मैन बुकर इंटरनेशनल, नोबल लिटरेचर, बुकर प्राइज, मैन बुकर इंटरनेशनल, ये तो इंटरनेशनल अवार्ड हो गए। कुछ नेशनल अवार्ड हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक होता है ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, एक होता है सरस्वती सम्मान। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की पीडीएफ देखोगे उसमें पढ़ाए हुए पुराने सब, अभी जो 24 में मिले हैं। व्यास सम्मान, ये जितने भी अवार्ड हैं ये सब लिटरेचर के अवार्ड हैं। नोबल है, बुकर है, मैन बुकर इंटरनेशनल है, ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये इंडिया के अपने हैं, ये इंडिया के अपने लिटरेचर के सम्मान हैं, इंडिया के अपने लिटरेचर के अवार्ड हैं, जिसमें से ज्ञानपीठ अवार्ड और सरस्वती सम्मान, पॉलिटी अगर आपने पढ़ा हो तो पॉलिटी में पार्ट्स दिए हैं और शेड्यूल दिए हैं। जो 12 शेड्यूल लिखे हैं उसमें 8वें शेड्यूल में, 8वां शेड्यूल 8 शेड्यूल में दी हुई हैं लैंग्वेजेस। संविधान का, भारतीय संविधान का 8वां शेड्यूल जिसमें लिखी हैं 22 लैंग्वेजेस। किसी भी लैंग्वेज में, 8वें शेड्यूल की किसी भी लैंग्वेज में कोई अच्छा लिटरेचर में वर्क किया गया हो तो उनको ज्ञानपीठ अवार्ड देते हैं। सरस्वती सम्मान भी 8वें शेड्यूल की किसी भाषा में कोई लिटरेरी वर्क किया गया हो उसके लिए दिया जाता है। मतलब ये दोनों अवार्ड जो है ये 8 शेड्यूल संविधान का 22 भाषाओं में किसी भाषा में कोई अच्छा लिटरेरी वर्क किया गया हो उसके लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान ये सिर्फ हिंदी भाषा के लिए है, इसमें से व्यास सम्मान जो है वो हिंदी भाषा के लिए है। ठीक, ये इंटरनेशनल अवार्ड है तीनों, ज्ञानपीठ, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। ज्ञानपीठ और सरस्वती सम्मान 8वां शेड्यूल संविधान में उसकी 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिटरेचर लिखा गया हो उसके लिए दिया जाता है। व्यास सम्मान केवल हिंदी के लिए है। ज्ञानपीठ सम्मान लास्ट ईयर जो दिया गया 2024 में दिया गया, 2023 के लिए, 2023 के लिए 2024 में दिया गया। मुझे बताइए जो पहले पढ़ चुके हैं करंट अफेयर, किसको मिला था लास्ट? करंट अफेयर का क्वेश्चन ये है, ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 में दिया गया 2023 वर्ष के लिए, 2023 के लिए 2024 में करंट अफेयर बताया था। ये दिया गया दो लोगों को एक साथ, रामभद्राचार्य, राम कथा वगैरह करते हैं जो, रामभद्राचार्य और गुलजार, इन दो लोगों को दिया गया ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 का। 24 में मिला है 23 के लिए, रामभद्राचार्य, जगतगुरु और गुलजार, इनको मिला। जबकि सरस्वती सम्मान जो मिला है, सरस्वती सम्मान मिला था 2023 के लिए, 24 में ही दिया गया है प्रभा वर्मा, प्रभा वर्मा। इन्होंने जो बुक लिखी है वो मलयालम भाषा में लिखी है, मलयालम में लिखी है इन्होंने, प्रभा वर्मा, इनको मिला। तो जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स मैंने सितंबर वाले में पढ़ाया था उसमें ये सब बताए हुए हैं, नए वाले जो अवार्ड आए थे वो बताए हैं। व्यास सम्मान नया वाला भी आ गया है, 2025 में भी व्यास सम्मान दे दिया है, अब इसको अपडेट किया है हमने। पहले ये नोट करना है तो नोट करो, या अवार्ड्स की पुरानी पीडीएफ देखोगे उसमें लिखा है ये सब। मैं दिखा भी देता हूं कहां पर, ये देखो उसमें जीके एंड करंट अफेयर में ही अवार्ड्स के लेक्चर पढ़े हैं, उसमें ये सब पढ़ाया हुआ है। ये देखो अवार्ड की पीडीएफ पढ़ी है, भारत रत्न पद्मा अवार्ड्स, अवार्ड एंड ऑनर पार्ट 2, इसमें आपको ये सब अवार्ड वगैरह दिख जाएंगे। अवार्ड की पीडीएफ ओपन करोगे मिल जाएगा, नोबेल प्राइज की पीडीएफ, एबल प्राइज, ये सब इसमें पढ़ा हुआ है अवार्ड्स में। तो वही जो मैं डाटा बता रहा हूँ 23 का तो 24 में मिला, वो ऑलरेडी हमने पढ़ाया हुआ है। अब सवाल आता है व्यास सम्मान जो नया वाला है वो अपडेट करना है कि वो किसको मिला। अगर कोई लिख रहा है तो लिखो, पीडीएफ में ऑलरेडी है भी, लिखना है तो लिखो, फिर हम आगे बढ़े। क्वेश्चन आता है ये अवार्ड किसको मिला।
जमील, आरआरबी सीबीटी 2 में जो जीएस का पार्ट है, जीएस वही रहेगा जो आपने सीबीटी 1 के लिए पढ़ा। नॉन टेक का जो पोर्शन पढ़ाया था वो वही रहेगा। टेक्निकल के लिए आपको तैयार करना है, नॉन टेक वही रहेगा। तो आरोहण पे नॉन टेक जितना कराया है उससे बाहर नहीं रहेगा। लिख लिया? ये 24 में दिया गया है 23 के लिए, और 8वें शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी में अच्छा लिटरेचर लिखा गया हो उसके लिए दिया जाता है ये। और इन्होंने जो किताब लिखी है मलयालम में, उस किताब का नाम भी है रौद्र सात्विकम। रौद्र सात्विकम ये किताब का नाम भी है मलयालम भाषा में। सरस्वती सम्मान जो दिया गया है, रौद्र सात्विकम ये बुक का नाम है। प्रभा वर्मा मलयालम भाषा के ऑथर है। जमील, टेक्निकल की टेस्ट सीरीज आरोहण पर नहीं है, नॉन टेक का सारा सपोर्ट है, टेक्निकल की टेस्ट सीरीज नहीं है, सब्जेक्ट दे दिए हमने, इसलिए मैंने अनाउंस भी नहीं किया कि मैं टेक्निकल टेस्ट सीरीज कराने वाला हूं। अभी जो हो पाएगा वही अनाउंस किया है, जो नहीं पॉसिबल है वो नहीं कहूंगा मैं। नॉन टेक का पूरा सपोर्ट है, टेक का आरोहण पर नहीं है, सब्जेक्ट है, टेस्ट सीरीज अलग से नहीं है। लिख लिया भाई, आगे बढ़े। स्टेट पीसीएस में खासकर यूपी में क्वेश्चन बहुत आता है, लिटरेचर वाला यूपी में बहुत पूछता है क्वेश्चन। अच्छा, रामभद्राचार्य जो हैं, राम कथा वगैरह करते हैं, इनको संस्कृत के लिए, इनको जो जिस भाषा के लिए चुना गया था संस्कृत, और गुलजार उर्दू। लैंग्वेज लिखना हो तो ये भी ऐड कर लो। जगत गुरु रामभद्राचार्य जो है संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा के लिए, और गुलजार उर्दू के लिए। लिख लिया? अगला सवाल, अब ये मैंने पढ़ाया हुआ है, जरा ये बताइए बुकर प्राइज किसको मिला था 2024 में? करंट किसी ने पहले कंप्लीट किया हो, इसी बहाने आपको कुछ रिवीजन भी होता चले। बुकर प्राइज 2024 किसको मिला? पढ़ाया हुआ है भाई, बोलो। बुकर प्राइज इंग्लिश भाषा के लिए दिया जाता है, इंग्लिश भाषा के लिए, और किताब का नाम भी जानना है, समांथा हार्वी। पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। समांथा हार्वी को मिला था, इससे पहले पीटर लिंच को मिला था। किताब कौन सी थी? समांथा हार्वी को जब दिया गया है तो किताब इनकी कौन सी थी? ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ऑर्बिटल बुक के लिए दिया गया था। समांथा हार्वी ऑर्बिटल बुक का नाम है। नोबल लिटरेचर किसको मिला है 2024 का? अक्टूबर में दिया जाता है ये तो, नोबल प्राइज अक्टूबर में दिए जाते हैं, तो 2024 के लिए नोबल लिटरेचर किसको मिला? अब ये तो सबको समझ आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नोबल लिटरेचर 2024, और किस कंट्री की जिनको मिला है, कंट्री कौन सा है उनका? जमील, मैंने पहले ही बता दिया बेटा, 10 बार मैं बोल रहा हूं, टेक्निकल टेस्ट सीरीज आरोहण पर अभी प्लान नहीं है, टेक्निकल सब्जेक्ट में नहीं बोल रहा हूं। नॉन टेक की चीजें सपोर्ट हमने पूरी करा रखी है, नॉन टेक की बात करो। टेक्निकल सब्जेक्ट कराए हैं, टेक्निकल टेस्ट सीरीज अभी मैंने प्लान नहीं कर रखा है। जो नहीं कर रखा है बार बार बोलने से क्या होगा? वेरी गुड। हान कांग, साउथ कोरियन ऑथर हान कांग। हान कांग, कंट्री साउथ कोरिया। हान कांग साउथ कोरिया। एक और बता दो, लास्ट सवाल है। मैन बुकर इंटरनेशनल, देखो बुकर प्राइज तो ये एक
मैन फाउंडेशन कंपनी है, मैन फाउंडेशन कंपनी है ब्रिटेन की, तो इंग्लिश भाषा में ही नॉवल लिखा हो उसके लिए बुकर दिया जाता है, ओनली इंग्लिश नॉवल के लिए बुकर जो दिया जाता है, ओनली इंग्लिश नॉवल, बुकर दिया जाता है ओनली इंग्लिश नॉवल के लिए। पर मैन बुकर इंटरनेशनल किसी और भाषा में किताब लिखी हो पर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल होना चाहिए। बुकर प्राइज तो ओरिजिनली इंग्लिश नॉवल होगा तब दिया जाएगा, ओरिजिनली इंग्लिश नॉवल ही होना चाहिए, उसके लिए बुकर प्राइज। और इन दोनों में ज्यादा पुराना और ज्यादा पॉपुलर बुकर प्राइज है। बुकर में और मैन बुकर इंटरनेशनल में कंपैरिजन करोगे, ज्यादा पुराना और ज्यादा पॉपुलर बुकर प्राइज। इसको पहले मैन बुकर प्राइज कहते थे, फिर सिंपली बुकर प्राइज नाम दे दिया गया। बाद में एक और प्राइज शुरू किया गया मैन बुकर इंटरनेशनल नाम से, ये बाद में शुरू हुआ है। मैन बुकर इंटरनेशनल ये बाद में शुरू हुआ है। तो ब्रिटिश कंपनी है वही देता है बुकर भी, मैन बुकर भी। बुकर प्राइज जो दिया, ये दोनों में ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा पुराना है, ये इंग्लिश नॉवल ओरिजिनल होना चाहिए, उसी के लिए दिया जाता है। मैन बुकर इंटरनेशनल आप किसी और भाषा के भी नॉवल को दे सकते हो। जैसे एक इंडियन ऑथर ने लिखा था कुछ समय पहले रेत समाधि, एक नॉवल, पर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल था, उसके लिए मैन बुकर इंटरनेशनल दे सकते हैं। तो किसी भी भाषा का नॉवल पर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल हो तो मैन बुकर इंटरनेशनल दिया जा सकता है। लास्ट किस किताब को दिया गया था? मैन बुकर इंटरनेशनल लास्ट जो किताब है और ऑथर है, किसको दिया गया था मैन बुकर इंटरनेशनल? काइरोस नाम की बुक बताई थी, कोई बुक बताई थी काइरोस नाम से, ऑथर का नाम एक बार देख लो, रिवीजन के लिए भी कम से कम हेल्प हो जाएगी इसमें। तो मैन बुकर इंटरनेशनल, बुक का नाम तो काइरोस था, पर्सन का नाम भी देख लो। अर्पेन बैक नाम था ना, अर्पेन बैक, अर्पेन बैक। नाम भी अजीब अजीब होते हैं, पूरा नाम याद करने के बजाय बस कीवर्ड याद रख लेना, पूरा नाम याद रखने के बजाय कीवर्ड। जेनी एरपेनबेक, काइरोस नॉवल का नाम था, मैन बुकर इंटरनेशनल, एरपेनबेक, और किताब का नाम था काइरोस। इसका जो ट्रांसलेशन किया था उसका नाम था हॉफमैन। एरपेनबेक जो थी, जेरमी एरपेनबेक, काइरोस नॉवल के लिए इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया था, उसका नाम था हॉफमैन। ट्रांसलेशन जिसने किया था उसका नाम हॉफमैन था, माइकल हॉफमैन। तो जेनी एरपेनबेक ये थी, जेनी एरपेनबेक। और ट्रांसलेशन जिसने किया था इस नॉवल का, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटेड बाय माइकल हॉफमैन, माइकल हॉफमैन। पीडीएफ में है ये सब डाटा, माइकल हॉफमैन। ये लेटेस्ट जो मिला था मैन बुकर इंटरनेशनल, इनको मिला था। जेनी एरपेनबेक काइरोस बुक का नाम है, इसका अंग्रेजी अनुवाद माइकल हॉफमैन ने, तो दोनों को दिया गया। लिखा इन्होंने है, ट्रांसलेशन माइकल हॉफमैन ने किया, तो इसके लिए दिया मैन बुकर इंटरनेशनल। तो लिटरेचर के ये सबसे बड़े सम्मान है जो मैंने कुछ अवार्ड आपको बताए। क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में इन पर। क्या ये समझ आ गया? आगे बढ़े, कुछ लिखना है किसी को तो लिखे, फिर हम आगे बढ़े। जेनी एरपेनबेक काइरोस किताब के लिए माइकल हॉफमैन ने अनुवाद किया अंग्रेजी में, उसके लिए दिया मैन बुकर इंटरनेशनल। बुकर तो मिलता है, ओरिजिनली इंग्लिश नॉवल ही होना चाहिए। मैन बुकर इंटरनेशनल किसी और भाषा का भी हो पर इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल होना चाहिए, तब दिया जाता है। अब आ जाते हैं व्यास सम्मान। लेटेस्ट व्यास सम्मान दिया गया है, अभी कुछ समय पहले ही दिया गया है, डॉक्टर सूर्यबाला। व्यास सम्मान अभी लेटेस्ट दिया गया है, डॉक्टर सूर्यबाला, इनको दिया गया है लेटेस्ट, 28 जनवरी को ही दिया गया है 2025 में, तो भी लेटेस्ट है। और जो किताब इन्होंने लिखी है, मैंने बताया था व्यास सम्मान सिर्फ हिंदी भाषा में दिया जाता है, 8वें शेड्यूल की सभी भाषाओं के लिए नहीं है, ये सिर्फ हिंदी के लिए है।
और जो किताब इन्होंने लिखी है उसका नाम है कौन देश को वासी, ये किताब का नाम है। डॉक्टर सूर्यबाला, इनको मिला है कौन देश को वासी, किताब का नाम है इसके लिए। तो क्वेश्चन क्या है, व्यास सम्मान लेटेस्ट किसको दिया गया, डॉक्टर सूर्यबाला, किताब का नाम कौन देश को वासी। और हिंदी भाषा में ही ये अवार्ड दिया जाता है, हिंदी अवार्ड है ये, हिंदी भाषा के लिए। 1991 में पहली बार इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। इसमें 4 लाख रुपए, शील्ड, मेडल, ये सब मिलता है। वाराणसी में ये इनका बर्थ प्लेस है, इनकी एजुकेशन भी वहीं की है, पीएचडी भी वहीं से है। तो ये सब तो एग्जाम के मतलब का नहीं है। बस व्यास सम्मान हाल ही में किसको मिला, और पिछला वाला किसको मिला था, पुष्प भारती। पिछला वाला जो मिला था पुष्प भारती, इनको मिला था। उनकी किताब का नाम था यादें यादें और यादें। तो 2 साल के अवार्ड ध्यान रखने पड़ते हैं, पुराना क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार। तो 24 का और 23 का, इसलिए मैंने लाइन से 2 बताए हैं। 23 का व्यास सम्मान पुष्प भारती, किताब का नाम ये था, और 24 के लिए डॉक्टर सूर्यबाला, इनको मिला है। क्लियर है। व्यास सम्मान कौन संस्था देती है, के बिरला फाउंडेशन। व्यास सम्मान इस संस्था के द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन। यही संस्था सरस्वती सम्मान भी देती है, और बिहारी पुरस्कार एक होता है लिटरेचर का, वो भी ये देते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड ये नहीं देते, ज्ञानपीठ अवार्ड देता है ज्ञानपीठ ट्रस्ट। एक हमने बताया था ज्ञानपीठ अवार्ड, वो देता है ज्ञानपीठ ट्रस्ट। तो व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार ये देते हैं के बिरला फाउंडेशन। व्यास सम्मान हिंदी भाषा के लिए है, सरस्वती सम्मान 8वें शेड्यूल की जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी में भी लिटरेचर लिखा गया हो, देखो लिखा भी है। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन ही देती है, व्यास सम्मान भी यही देते हैं। सरस्वती सम्मान में प्राइज मनी 15 लाख रुपए होती है, व्यास सम्मान में 4 लाख। व्यास सम्मान में 4 लाख, सरस्वती सम्मान में 15 लाख। और सरस्वती सम्मान हिंदी नहीं, शेड्यूल 8 की कोई भी भाषा, सरस्वती सम्मान दिया जाता है शेड्यूल 8 की किसी भी भाषा में लिटरेचर लिखा गया हो। ज्ञानपीठ अवार्ड भी शेड्यूल 8 की किसी भी भाषा में लिखा गया लिटरेचर उसके लिए दिया जाता है, पर उसको देता है ज्ञानपीठ ट्रस्ट, के बिरला फाउंडेशन नहीं। के बिरला फाउंडेशन ये 3 अवार्ड देता है, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और एक बिहारी पुरस्कार। ज्ञानपीठ ट्रस्ट देता है ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसमें से व्यास सम्मान ओनली हिंदी, सरस्वती सम्मान 8वें शेड्यूल की कोई भाषा। ठीक, तो एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, व्यास सम्मान लेटेस्ट किसको मिला है, सूर्यबाला, किताब का नाम क्या है, कौन देश को वासी। खत्म बात। किसके लिए दिया जाता है, हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। बस 4 लाइन क्वेश्चन है, किसको मिला लेटेस्ट, सूर्यबाला, किताब का नाम कौन देश को वासी, किस भाषा के लिए दिया जाता है, हिंदी, कौन देते हैं, के बिरला फाउंडेशन। खत्म हो गई बात। सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला, किताब का नाम रौद्र सात्विकम, कौन संस्था देती है, वही के बिरला फाउंडेशन। किस भाषा के लिए मिलता है, 8वें शेड्यूल की कोई भाषा। ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है, लेटेस्ट जगत गुरु रामभद्राचार्य गुलजार, 2 लोगों को मिला, देता है ज्ञानपीठ ट्रस्ट, ज्ञानपीठ अवार्ड। बस कीवर्ड ध्यान रखना है किसको मिला। पिछले साल का पुष्प भारती, किताब का नाम ये था। डी गुकेश अभी बहुत न्यूज में रहे थे, इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती थी। अब ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए। डी गुकेश वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीते हैं, किसी एग्जाम में क्वेश्चन आना चाहिए। ये सवाल क्या है, डी गुकेश जो बहुत कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं, चेस के बड़े प्लेयर बन गए हैं 18 साल की उम्र में ही, इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती। पहला सवाल, किसको हराया, चीन के डिंग लिरेन। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हाल ही में किसने जीती, दिसंबर में आयोजन हुआ था, डी गुकेश जीते थे, डी गुकेश जीते थे। अगला सवाल ध्यान दो, किसको हराया था, चाइना के डिंग लिरेन को हराया था। और डी गुकेश यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए हैं इसको हराने के बाद। यंगेस्ट 18 साल लगभग उम्र है और कहां के हैं, तमिलनाडु के हैं रहने वाले। तो 18 साल डी गुकेश यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं, यंगेस्ट। तो बड़ा अचीवमेंट क्या है, सबसे कम उम्र के। तो ग्रैंड मास्टर डी गुकेश यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बने, चाइना के डिंग लिरेन को हरा के 18 साल की उम्र में, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। ये रिकॉर्ड रशिया के गैरी कास्परोव के नाम पे था पहले, लगभग 4 दशक से ये यंगेस्ट वाला जो रिकॉर्ड है गैरी कास्परोव के नाम पे था, उस रिकॉर्ड को तोड़ा इन्होंने।
रशिया के गैरी कास्परोव बहुत साल तक रैंक 1 रहे थे, इनके नाम पे रिकॉर्ड था जिसको इन्होंने तोड़ा है। ये सेकंड इंडियन है विश्वनाथन आनंद के बाद ये टाइटल जीतने वाले, और सबसे कम उम्र के हैं। विश्वनाथन आनंद के बाद ये टाइटल जीतने वाले दूसरे इंडियन हैं, ये दूसरे इंडियन हैं और यंगेस्ट सबसे कम उम्र के पहले हैं। तो क्या इससे पहले कोई इंडियन इस चैंपियनशिप को जीता था? विश्वनाथन आनंद जीते हुए हैं इसको। सेकंड इंडियन है डी गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले विश्वनाथन आनंद के बाद, और एशिया में थर्ड एशियन है। अगर एशिया में देखें तो थर्ड एशियन है, सेकंड इंडियन है, थर्ड एशियन है। एशिया में डिंग लिरेन पहले जीत चुका है, ये डिंग लिरेन जो है ये पहले जीत चुका है, देखो ये रहा। तो विश्वनाथन आनंद, डिंग लिरेन के बाद गुकेश एशिया में तीसरा पर्सन है जो टूर्नामेंट जीता है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? फिर रिपीट करता हूं, डी गुकेश सबसे कम उम्र में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी। इंडिया में दूसरी बार ऐसा हुआ है विश्वनाथन आनंद के बाद, और एशिया में तीसरे पर्सन है ऐसा करने वाले डी गुकेश। विश्वनाथन आनंद और चाइना के डिंग लिरेन के बाद तीसरे नंबर पे ये हैं वर्ल्ड में जो ये वो टूर्नामेंट जीते। तो सबसे कम उम्र का ये टूर्नामेंट जीतने वाले डी गुकेश किसको हराया है? चाइना के डिंग लिरेन को। डिंग लिरेन पहले कभी जीत चुका है ये, और सबसे कम उम्र के ये रिकॉर्ड पहले गैरी कास्परोव के नाम पे था। इंडिया में दूसरे नंबर पे है जीतने वाले विश्वनाथन आनंद, पहले जीत चुके हैं इस टूर्नामेंट को, और डिंग लिरेन भी जीत चुके हैं। एशिया में थर्ड पर्सन है ऐसा करने वाला। ठीक है, ये प्रॉपर हमें देखो बना दिया है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिख दिया है। ये क्वेश्चन आएगा किसी पेपर में, पूछेगा, ये इंडिया का बड़ा अचीवमेंट है, क्वेश्चन आएगा। अगला सवाल, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं हर साल। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, पहले इसका बैकग्राउंड समझ लो फिर देखना आगे। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन देगा इसको? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इनके द्वारा दिया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। अब नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में कई सारी कैटेगरी बनी हुई है। जैसे स्पोर्ट्स के लिए सबसे बड़ा सम्मान जिसको 1991-92 में शुरू किया गया था पहली बार, उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्ना। सिर्फ सुनने पे ध्यान दो, लिखो मत, नोट्स में सब लिखा है मैंने, वहां पीडीएफ में लिख दिया है। सबसे बड़ा सम्मान स्पोर्ट्स में जो इंडिया में, राजीव गांधी खेल रत्ना। राजीव गांधी खेल रत्ना इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी, और सबसे पहला दिया गया था विश्वनाथन आनंद को। चेस प्लेयर जो रहे इंडिया के, सबसे पहले इन्हीं को मिला था, विश्वनाथन आनंद को। और इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है ये, इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर, राजीव गांधी खेल रत्ना। इसी अवार्ड का नाम मोदी गवर्नमेंट में बदल कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्ना। यही अवार्ड है, इसका नाम बदलकर हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्ना, या सिंपली खेल रत्ना के नाम से भी बोल देते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्ना या सिंपली खेल रत्ना अवार्ड के नाम से बोल दिया जाता है। मोदी गवर्नमेंट के टाइम में चेंज हुआ, यही अवार्ड है। तो राजीव गांधी खेल रत्ना अवार्ड स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा सम्मान भारत का, स्पोर्ट्स मंत्रालय ही इसको देता है। सबसे पहला 91-92 में विश्वनाथन आनंद को मिला था। मोदी गवर्नमेंट में इस अवार्ड का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्ना या सिंपली खेल रत्ना अवार्ड इसको बोल दिया जाता है। ठीक, क्या ये पॉइंट समझ आ गया है? और इसके बाद और भी कई सारे अवार्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में दिए जाते हैं। जैसे दूसरे नंबर पे आता है अर्जुना अवार्ड, दूसरे नंबर पर आता है अर्जुना अवार्ड। एक दिया जाता है कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, अच्छी कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड, ये भी दिया जाता है। उसके अलावा इसमें दिया जाता है यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए, वो भी इसी में मिलता है। जो टॉप यूनिवर्सिटी होगी परफॉर्म करेगी उसको मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड।
तो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड में कई सारे अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सम्मान खेल रत्न है। सबसे बड़ा सम्मान इसमें खेल रत्न है। क्या ये समझ आया? पहले पूरा बैकग्राउंड समझ लो, उसके बाद हम देखेंगे नया किसको मिला है। बैकग्राउंड जानना जरूरी है, इसीलिए मैं बोलता हूं करंट अफेयर को जीके के बिना नहीं पढ़ सकते। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। ये बैकग्राउंड को समझे बिना, जीके को समझे बिना करंट अफेयर क्या समझ में आएगा? पहले हर चीज का बैकग्राउंड जानना है, फिर करंट अफेयर। करंट तो सिर्फ ये है ना कि नया वाला किसको मिल गया, पर बैकग्राउंड नहीं जानोगे सवाल कैसे बनेगा? तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हर साल दिए जाते हैं, ये मंत्रालय देता है, जिसमें कई कैटेगरी में अवार्ड होता है। एक तो राजीव गांधी खेल रत्न, इसी का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न या सिंपली खेल रत्न अवार्ड 91-92 में शुरुआत हुई थी, विश्वनाथन आनंद को मिला था। हर साल ये दिया जाता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर आता है अर्जुना अवार्ड। सेकंड हाईएस्ट ऑनर है अर्जुना अवार्ड, पर ये बहुत लोगों को देते हैं एक साथ, तो नाम तो नहीं याद कर पाओगे। कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड, यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड। ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में बात हुई। अब एक एक करके देखते हैं, कैश प्राइज वगैरह मनी मिलता है कि नहीं, मेडल मिलता है कि क्या मिलता है, वो भी देखते हैं। ये समझ आ गया? ये लिखा है मैंने, वैसे पीडीएफ में लिख भी दिया है, नहीं भी लिख पाए तो कोई बात नहीं। देखो, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, इन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 का अनाउंसमेंट कर दिया। राष्ट्रपति सम्मानित करते हैं इन लोगों को। जो अवार्ड दिया जाता है प्रेसिडेंट देते हैं, राष्ट्रपति भवन में आयोजन किया जाता है, जहां पर राष्ट्रपति ये सम्मान खिलाड़ियों को देते हैं। तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 का सम्मान 17 जनवरी 2025 को दिया गया है। 17 जनवरी 2025 को सम्मानित किया गया है। जो कैटेगरीज हैं इनमें सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये सेम इसी तरह से पढ़ाता हूं हर बार, और सिविल सर्विसेज में देखोगे लास्ट ईयर सेम क्वेश्चन आया, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाया, यहीं से एज इट इज ऊपर खेल रत्न पूछ दिया, सेकंड नंबर पर अर्जुना अवार्ड लिख दिया, सेम क्वेश्चन आया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है भारत का। 2023 का भी पढ़ाया हुआ है, 24 का अपडेट हो गया डाटा। अब ये वाला ध्यान रखना है हमें, तो जो अपडेट होता जा रहा है फिर पुराना वाला नहीं, नया वाला याद रखना पड़ेगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा सम्मान है भारत में। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किसी की होगी उसको मिलेगा। तो पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है। मिलता हर साल है, हर साल मिलता है, पर जिस खिलाड़ी को चुना जाता है 4 साल का रिकॉर्ड, 4 साल के दौरान अगर किसी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है उसको दिया जाएगा। तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान, हर साल ये अवार्ड दिया जाता है, और 4 साल का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, पिछले 4 साल में क्या परफॉर्मेंस रहा। इस अवार्ड में मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, और 25 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है। ध्यानचंद खेल रत्न जो है इसमें मेडल, सर्टिफिकेट और 25 लाख रुपए दिया जाता है। 1991 से लेकर 2021 तक इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न हुआ करता था। 2021 में गवर्नमेंट ने नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया इसका नाम। हॉकी के जो बड़े महान प्लेयर भारत के रहे उनके नाम पर कर दिया। ठीक, अभी सेम चीज बताई थी। तो 91 में इसकी शुरुआत हुई थी और 21 तक, इतने साल तक राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। 2021 में इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। और मेजर ध्यानचंद सभी को मालूम है हॉकी के बड़े प्लेयर रहे इंडिया के। सबसे पहला ये सम्मान विश्वनाथन आनंद को दिया गया था 91-92 में। वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? वॉइस बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ध्यान से सुनिए, पीडीएफ में सब लिख दिया मैंने यहाँ। अर्जुना अवार्ड, इसके बाद आता है अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड भी स्पोर्ट्स के लिए ही है, पर सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा ऑनर है। सेकंड हाईएस्ट आपसे कोई पूछे तब अर्जुना अवार्ड, सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर की बात की जाए तब अर्जुना अवार्ड है। ओके, तो ये इसमें भी 4 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है। 4 साल में अच्छी परफॉर्मेंस रही तो ध्यानचंद खेल रत्न नहीं देंगे तो अर्जुना अवार्ड दे सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है अर्जुना अवार्ड। इसमें अर्जुन की बनी हुई ब्रॉन्ज की एक स्टैचू, एक इमेज, एक सेरेमोनियल ड्रेस, उस ड्रेस को पहनकर अवार्ड लेते हैं, और 15 लाख रुपए
अर्जुन की इमेज वाला एक ब्रॉन्ज का स्टैचू, सर्टिफिकेट, ड्रेस, सेरेमनी के लिए 15 लाख रुपए, ये इसमें मिलता है अर्जुन अवार्ड में। ये दूसरे नंबर पे है। ध्यानचंद खेल रत्न के बाद सेकंड नंबर पर आता है अर्जुना अवार्ड। और एक अर्जुना अवार्ड लाइफ टाइम के नाम से भी है कि जिसने अपना पूरा जीवन स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में लगा दिया है, उसके लिए उन स्पोर्ट्स पर्सन को जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्पोर्ट्स को बढ़ाने में लगा दिया, रिटायरमेंट के बाद भी लगे रहे। कोचिंग नहीं कह रहा हूं मैं, स्पेसिफिकली कोचिंग नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने स्पोर्ट्स को बढ़ाने में अपना रिटायरमेंट के बाद भी समय लगा दिया, चाहे वो कोच के तौर पे ना भी रहे हो, पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में लगा दिया, तो अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अवार्ड दिया जाता है। और पर्टिकुलर कोचिंग के लिए दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो द्रोणाचार्य खुद भी टीचर थे, कोच थे, तो उनके नाम पर ध्यान रख सकते हैं कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कोच को दिया जाता है। लिखा है ना, देखो, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोच को, ये लिखा, गिवन टू कोचेस, इनको दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड ये दिया जाता है कोच को। इसमें द्रोणाचार्य की इमेज का एक ब्रॉन्ज स्टैचू, सर्टिफिकेट, ड्रेस और 15 लाख रुपए यहां भी मिलता है। ब्रॉन्ज का स्टैचू, द्रोणाचार्य की इमेज बनी होगी, सर्टिफिकेट, ड्रेस और 15 लाख रुपए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होता है, उसके लिए मिलता है। यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, यूनिवर्सिटी के बीच में गेम होते हैं, उसमें जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको देते हैं। यूनिवर्सिटी के बीच में टूर्नामेंट होता है, उनमें जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको दिया जाता है। जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के बीच टूर्नामेंट कराए जाते हैं, उसमें जो अच्छा परफॉर्म करेगी यूनिवर्सिटी, उसको दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यूनिवर्सिटी के बीच में, उनमें जो यूनिवर्सिटी जीतेगी उसको ये मिलता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बीच में जो यूनिवर्सिटी जीतती है उसको दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। अब सवाल आता है 2024 में किसको किसको दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, एग्जाम का क्वेश्चन देखो ये है, डी गुकेश को क्यों दिया गया? अभी देखा आपने क्यों दिया गया। डी गुकेश ने क्या किया, अभी देखा आपने, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जिताया इंडिया को, तो डी गुकेश को मिला है। मैन हॉकी टीम का भी प्रदर्शन ओलंपिक में ठीक रहा था। हरमनप्रीत सिंह, मैन हॉकी टीम के जो कैप्टन है, उनको मिला 2 नंबर हो गए। प्रवीण कुमार, पैरा एथलेटिक्स, पैरालंपिक्स जो होते हैं दिव्यांग कैटेगरी वाले, उसमें प्रवीण कुमार ने अच्छा परफॉर्म किया। और मनु भाकड़ जो 2 मेडल जीती पेरिस ओलंपिक अभी जो हुए, ये शूटिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। 10 मीटर पिस्टल, 10 मीटर पिस्टल, ये भी क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था, मनु भाकड़ किस कैटेगरी में खेलती हैं? शूटिंग में पार्टिसिपेट करती हैं 10 मीटर। इसमें 2 मेडल जीती हैं, एक तो ब्रॉन्ज मेडल जीती, 2 मेडल जीती थी, एक ब्रॉन्ज एक सिल्वर, 2 जीती थी ना, एक ब्रॉन्ज एक सिल्वर। दोनों ब्रॉन्ज जीती थी या ब्रॉन्ज सिल्वर जीती थी, एक बार देख लो, पढ़ाया था वैसे मैंने, मनु भाकर पेरिस ओलंपिक पढ़ाया था। तो डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकड़, 4 प्लेयर नाम याद रखना है, 4 प्लेयर नाम याद रखना है। पेरिस ओलंपिक अलग से पढ़ा रखा है मैंने, पेरिस ओलंपिक पढ़ाया हुआ था, दोनों ब्रॉन्ज मेडल। तो डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकड़ और प्रवीण कुमार, ये 4, इनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। तो दोनों ब्रॉन्ज जीती थी 10 मीटर पिस्टल में, और मिक्स टीम इवेंट में भी 10 मीटर पिस्टल में ब्रॉन्ज ही मिला था, यहां लिख दिया वैसे। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन शूटर है जो ओलंपिक में 10 मीटर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज जीती, और मिक्स इवेंट में भी 10 मीटर पिस्टल में ही ब्रॉन्ज, 2 ब्रॉन्ज जीती हैं। ये फर्स्ट इंडियन है 2 मेडल सिंगल ओलंपिक में जीतने वाली, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल इन अ सिंगल ओलंपिक गेम, पेरिस ओलंपिक में। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 किसको दिया गया है? डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, मनु भाकड़, 4 प्लेयरों को, 4 लोगों को दिया गया है। मनु भाकड़ में इंपॉर्टेंट ये भी है कि शूटिंग में भी किस कैटेगरी में खेलती है? 10 मीटर पिस्टल, शूटिंग में भी 10 मीटर पिस्टल, और 2 मेडल, दोनों ब्रॉन्ज जीती हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल इन अ सिंगल ओलंपिक गेम, जो क्वेश्चन है ब्रैकेट में लिख भी दिया है मैंने, यहां से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन भी यहीं से बनेगा। अब देखो अर्जुन अवार्ड, करंट अफेयर मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं या यूट्यूब से कहीं मान लो पढ़ रहे हो,
ये नहीं समझ पाते क्या पढ़ना है क्या नहीं। अब जरा ये देखना, अर्जुन अवार्ड है, ये सारा याद कर पाओगे क्या? लिस्ट मैंने दे दी है, पर ये पूरा पढ़ पाओगे? तो ये नहीं याद रखना। अर्जुन अवार्ड सेकंड हाईएस्ट ऑनर है, बस इतनी बात हो गई, काम खत्म। इतना याद नहीं रख पाओगे और जरूरत भी नहीं है, मना कर रहा हूं साफ साफ। अर्जुन अवार्ड 2024, क्योंकि मैं नहीं लिखता ना, तो फिर पूछते किसको मिला, जरूरत ही नहीं है। जहां इतनी लंबी लिस्ट है वो याद नहीं कर सकते आप ध्यानचंद खेल रत्न याद रख लो, उतना बहुत है। ये पूरा आप याद नहीं रख पाओगे, जरूरत भी नहीं है, ठीक है? इसकी नीड नहीं है, मैं मना कर रहा हूं साफ साफ। लिस्ट दे दी है पर पढ़ना नहीं है। नई लिस्ट लिखते तो पूछते किसको मिला है, नो नीड। अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम वाला पूछता तो नहीं है, एक दो नाम है, याद रह जाए तो ठीक, नहीं तो छोड़ो। पूछता खेल रत्ना, एग्जाम में खेल रत्ना ही आता है। अर्जुना अवार्ड सुचा सिंह, मुरलीकांत, राजाराम पेटकर, तो इतना लंबा याद नहीं रख पाओगे, ये आता भी नहीं एग्जाम में। पूछता नहीं है, खेल रत्ना ही पूछता है। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। किनको किनको मिला है ये नहीं पूछेगा, किनको किनको मिला है वो टेबल याद नहीं करनी है। क्लियर है? दिक्कत ये है ना कि स्टूडेंट भी कई प्रकार के हैं। अब एक स्टूडेंट ने लिखा, सर एनवायरनमेंट आपने जो पढ़ा दिया है उसमें बच्चा लिख रहा है मुझे कि सर क्लाइमेट चेंज और एनर्जी जो है उसमें कुछ चीजें इररिलेवेंट हो गई हैं, उसमें नया वाला ऐड नहीं कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज में नया वाला क्या ऐड करना है? और करंट अफेयर पढ़ रहा है तो अपडेशन उसमें करना है कि दोबारा उसी में एनवायरनमेंट में करना है? अपने आप ही समझ गए, सिलेबस नहीं पता, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाया। एनवायरनमेंट इतना कराया हुआ है, जो मर्जी पेपर हो जाए, तुमसे अच्छा एनवायरनमेंट कोई करके नहीं आएगा और ना करके आया है अभी तक। पर दिक्कत क्या है, कंपटीशन पता नहीं, पहली बार ज्वाइन किए तुरंत एक कमेंट चिपका दिए बिना जाने हुए। कहीं और से पढ़ के आए होंगे, कहीं और नोट सोर्स देखा होगा किसी का, तुरंत ही आके चिपका दिया, अपने आप ही समझ आ गया है उसको। क्लाइमेट चेंज स्टैटिक टॉपिक जो है उसमें वो बता रहा है कि अपडेशन पता नहीं कौन सा करना है, करंट अफेयर में अपडेशन जबकि हो रहा है। परेशानी सबसे बड़ी यही है, एग्जाम पता भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं लगा रहे हैं और तुरंत जजमेंट दे दे रहे हैं पहले। और मैंने नंबर भी दिया कि फोन कर लो ताकि समझा दूं कैसे पढ़ना है, फोन भी नहीं आएगा, कॉल भी नहीं करेंगे कि समझा पाऊं अप्रोच क्या रखनी है। एनवायरनमेंट अगर तुम आरोहण से पढ़ के नहीं बना पाए तो फिर छोड़ देना, कहीं से भी नहीं बनेगा किसी भी एग्जाम में। आरोहण से पढ़ के एनवायरनमेंट नहीं बना, जो एनवायरनमेंट पढ़ चुका होगा वो बताएगा इसका जवाब सही। जो एनवायरनमेंट पूरा पढ़ चुका होगा इसका जवाब वही बता पाएगा। और अगर यहां से नहीं बना तो फिर छोड़ देना एनवायरनमेंट, फिर कहीं से भी नहीं बनेगा, ना यूपीएससी में ना कहीं। कुछ लोग अपने आप ही कह दे रहे हैं सर यूपीएससी के लेवल का पढ़ा दिए, उनको मालूम ही नहीं यूपीएससी के लेवल का मतलब क्या होता है। अरे टॉपिक समझ आ गया, यूपीएससी और यूपीपीएससी से क्या लेना देना, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं वो देखो यार, सवाल लगाओ। अच्छा, एक बच्चे का सवाल आया था, हैजार्डस वाले के लिए एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। मैं कह तो रहा हूं अगर एनवायरनमेंट आरोहण का समझ नहीं आया ना किसी को तो फिर आरोहण पे नहीं पढ़ना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट आरोहण पे पढ़ के समझ नहीं आया तो फिर आरोहण उस बच्चे के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं है, फिर उसको कहीं और पढ़ना चाहिए। फिर आरोहण पे पढ़ाया हुआ सही नहीं लगेगा उसको, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट नहीं समझ आया तो फिर बाकी कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर बेकार है यहां पढ़ना, फिर उसको कहीं और ही पढ़ना चाहिए। क्लियर कट कह रहा हूं मैं। इतने सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं कर ले, क्या बुराई है। देखो तो द्रोणाचार्य अवार्ड पर्सन कौन कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल यहां पर ये आता है किसको दिया जाता है, कोच को दिया जाता है, यही क्वेश्चन पूछेगा जब भी पूछेगा, कोच को दिया जाता है। आईसीटी भी मैंने आप लोगों को काफी करा दिया है, कुणाल आईसीटी पूरा पढ़ा भी दिया है, साइंस एंड टेक में उसके अपडेशन भी करा दिए हैं। अब उससे ज्यादा आईसीटी के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाता है इसमें, नेशनल अवार्ड्स में ये भी अवार्ड दिया जाता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये मिला है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन को, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन। इसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, मैंने बताया था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए हैं उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीती है इस बार, तो इन्हीं को दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। पिछले बार गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जीती थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसको मिली है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में?
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इस बार जीती है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। खेलो इंडिया गेम्स क्या होते हैं अभी बताऊंगा मैं इसके आगे। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कई सारी यूनिवर्सिटी के बीच टूर्नामेंट होता है, उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीती है, उनको दिया गया मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। अच्छा, एक बच्चे का क्वेश्चन था आज कि जो हैजार्डस वर्क होता है उसमें जो एज लिमिट है वर्कर की वो कितनी है। तो जो एक्ट बने हुए हैं उन एक्ट के हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया था बिलो 14 नहीं होना चाहिए। वो एक्ट जो कह रहा है वो लिखवाया था मैंने आपको। फिर उसमें एक बच्चे ने लिखा कि सर एक टीचर ने मुझे बताया कि 18 साल हो गया है। जो एक्ट में लिखा था मैंने एक्ट वाला बताया है। बिलो 14 अलाउड नहीं है, हैजार्डस वर्क में बिलो 14 अलाउड नहीं है एक्ट के अनुसार, जो एक्ट बना हुआ था पहले का। तो जो जिस समय एक्ट बने थे उसमें जो लिखा था वो बताया है मैंने। सवाल भी एक्ट के अनुसार पूछता है। ठीक, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो जो भी डाउट आ रहे हैं मैं क्लास में इसलिए बता रहा हूं ताकि और भी लोगों को क्लियर हो जाए। ज्यादातर डाउट लोगों के कॉमन रहते हैं। अब एक क्वेश्चन जो बहुत पेपर में आ रहा है इस समय, लगभग पेपर देखोगे एक आध सवाल इस पे आपको देखने को मिल जाएगा हर पेपर में, चाहे स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सब में आ रहा है। एक इवेंट है खेलो इंडिया नाम से, ये हर साल पढ़ाता हूं और हर साल किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। खेलो इंडिया गेम्स पहले समझ लो, फिर उसके बाद देखेंगे क्या चीज है ये खेलो इंडिया गेम्स। ये 2017-18 के आसपास इसको गवर्नमेंट ने शुरू किया था। 2017-18 के आसपास गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, इन्वायरमेंट में मैंने बार बार कहा है, जो उस बच्चे को दिक्कत रही होगी इन्वायरमेंट में, ये रही होगी कि सर इन्वायरमेंट बड़ा सब्जेक्ट है। क्योंकि जो लेट ज्वाइन किया होगा इन्वायरमेंट, बाद में पढ़ना शुरू किया होगा, उसको लगा होगा बड़ा सब्जेक्ट है और नोट्स आपने पूरे पूरे दिए हुए हैं। इन्वायरमेंट जो कंप्लीट सब्जेक्ट है उसी में से अलग करके चैप्टर 3 क्लाइमेट चेंज का फोल्डर मैंने बना दिया था, नए बच्चों के लिए बता रहा हूं। चैप्टर 5 एनर्जी का फोल्डर बना दिया था अलग करके। जो इसके नोट्स हैं वो कंप्लीट इन्वायरमेंट नोट्स ही हैं। उसमें चैप्टर 3 क्लाइमेट चेंज है, चैप्टर 5 एनर्जी का टॉपिक है। तो उन कंबाइंड नोट्स में ही ये दोनों चीजें दी हुई हैं। सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट इन्वायरमेंट में से 2 फोल्डर अलग कर दिए मैंने। पर पॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि चैप्टर 2 नहीं पूछेगा, नहीं कह सकते आप। वाटर कंजर्वेशन वगैरह के क्वेश्चन भी इन्वायरमेंट में से कवर होंगे। कवरेज बहुत कंप्रहेंसिव है उसका। तो नोट्स में से परेशान नहीं होना, सिर्फ क्लाइमेट चेंज देखना है। एनवायरमेंट कंप्लीट नोट्स का चैप्टर नंबर 3, एनर्जी चैप्टर नंबर 5, और लास्ट में मिसलेनस के अंदर भी थोड़ा सा एनर्जी पढ़ाया हुआ है। लास्ट में मिसलेनस टॉपिक है, थोड़ा एनर्जी उसमें भी कवर्ड है। ठीक, यही क्वेरी बार बार कई बार आ रही है, तो नए स्टूडेंट जो है उनको दिक्कत हो रही होगी शायद। देखो इधर खेलो इंडिया गेम्स, इंडिया का परफॉर्मेंस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में अच्छा हो, हम ज्यादा मेडल वेडल जीते। फॉर एग्जांपल ओलंपिक में हम अच्छा परफॉर्म करें, जैसे ओलंपिक खेल वगैरह है उसमें हम अच्छा परफॉर्म करें। तो कुछ साल पहले खेल मंत्री वो थे राज्यवर्धन सिंह राठौर। राज्यवर्धन सिंह राठौर कुछ समय पहले खेल मंत्री थे मोदी गवर्नमेंट में ही। तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हम अच्छा परफॉर्म करें, ओलंपिक की तैयारी हमारी अच्छी हो, तो कुछ सुविधाएं खिलाड़ियों को दी जाएं, सेंटर्स बनाए जाएं, उनका खाना पीना अच्छा हो, प्रैक्टिस अच्छी हो, मतलब खेल पे ध्यान दिया जाए। तो 2017-18 में खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत हुई। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत 2017-18 के आसपास हुई। धीरे धीरे जब ये पॉपुलर होने लगा तो इसमें और भी कैटेगरी बढ़ा दी गई। जैसे इसमें खेलो इंडिया स्कूल गेम्स होते थे पहले, शुरू में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत हुई, बाद में उसी का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। इसी का नाम बदल के बाद में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया था। ये शुरू हुआ। इसके बाद क्योंकि अच्छा चला, अच्छा पॉपुलर होने लगा, फिर शुरू कर दिए गए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। यूनिवर्सिटी के बेस्ड टूर्नामेंट, जो यूनिवर्सिटी जीतती है उसको फिर वो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी मिलता है नेशनल स्पोर्ट अवार्ड में। फिर और भी शुरू किए गए, खेलो इंडिया विंटर गेम्स को शुरुआत कर दी। आइस हॉकी वगैरह होता है, स्केटिंग, आइस हॉकी, ये सब खेलो इंडिया विंटर गेम्स आ गए। और अभी 2022-23 के आसपास एक और कैटेगरी शुरू कर दी, खेलो इंडिया पैरा गेम्स।
दिव्यांग कैटेगरी के जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए। तो इसमें 4 तरह के इवेंट शुरू हो गए खेलो इंडिया गेम्स में। तो खेलो इंडिया स्पोर्ट्स में हमारे स्पोर्ट्समैन और मेडल जीते, इंटरनेशनल लेवल की तैयारी उनकी अच्छी हो, प्रैक्टिस अच्छी हो, तो इन खेलों का आयोजन कराया जाता है खेलो इंडिया गेम्स। 17-18 के आसपास शुरू हुआ था, मोदी गवर्नमेंट में ही खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो थे उनको नाम बदल के यूथ गेम्स कर दिया गया। ये पॉपुलर हुआ तो और भी कैटेगरी शुरू हो गई, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम, पैरा गेम। पैरा गेम अभी एक बार हुआ है, दूसरा अब होना है इस साल 23 के आसपास हुआ था पहला एडिशन, दूसरा अब होना है। बाकी इनके तो कई एडिशन हो चुके हैं। पैरा गेम अभी एक बार हुआ है, दूसरा इस साल होगा। तो ये खेलो इंडिया गेम्स। और जरूरी नहीं है कि खेलो इंडिया गेम चारों के चारों एक ही जगह पे हों, एक ही साल में अलग अलग जगह भी होते हैं। सब एक ही जगह पे होंगे ऐसा नहीं है। तो सवाल में ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन आए यूथ गेम्स पूछ रहा है कि विंटर गेम पूछ रहा है, खेलो इंडिया में कौन से वाले की बात कर रहा है, खेलो इंडिया में भी कौन सा वाला पूछ रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, अब आ जाते हैं टॉपिक पर। तो पिछला वाला जो यूथ गेम है तमिलनाडु में हुआ था, इस बार वाला बिहार में होना है। देखो खेलो इंडिया गेम्स, अब पढ़ें इसको। खेलो इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू हुआ 2017-18 में। खेलो इंडिया गेम इस प्रोग्राम की शुरुआत भारत सरकार ने खेल मंत्रालय के अंतर्गत 2017-18 में इसकी शुरुआत हुई। स्पोर्ट्स कल्चर को इंडिया में रिवाइव किया जाए, प्रमोट किया जाए और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी परफॉर्मेंस सुधरेगी इससे। तो खेलो इंडिया स्कीम ये इस उद्देश्य के साथ शुरू हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी पार्टिसिपेट करें और स्पोर्ट्स जो है प्रमोट हो सके, खेल को प्रोत्साहन मिल सके देश में। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम इस उद्देश्य के साथ शुरू हुआ था, ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी आगे आए और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम एक्सीलेंस ऊपर प्रमोट हो, अच्छा करें। खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम और पैरा गेम्स, कुछ समय पहले पैरा गेम्स की शुरुआत भी हुई है। तो खेलो इंडिया गेम्स के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, यूनिवर्सिटी गेम होता है, विंटर गेम होता है और कुछ समय पहले पैरा गेम की भी शुरुआत की गई है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी एक एडिशन अभी तक हो चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो अभी लास्ट आयोजन हुआ, खेलो इंडिया यूथ गेम का जो अंतिम आयोजन अभी हुआ है हाल ही में, किसने होस्ट किया था, यह सवाल आता है पहला। तो किसने होस्ट किया था? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने आयोजन किया था। 2024 में हुआ है 2023 वाला इवेंट और 25 वाला बिहार कराएगा। इस बार का होना है बिहार में। एक तो वेन्यू पे क्वेश्चन आता है, खेलो इंडिया यूथ गेम कहां हुए, ये बहुत आता है सवाल। तमिलनाडु ने कराया पिछला वाला ये जो हुआ था और अब बिहार कंडक्ट करने वाला है। जब गेम होते हैं या कोई टूर्नामेंट वगैरह, उसका एक मैस्कट रखा जाता है, सिंबल, एक लोगो रखा जाता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जो तमिलनाडु के 4 डिस्ट्रिक्ट 4 जिले में खेले गए थे, उसका मैस्कट क्या रखा गया था? मैस्कट का नाम था वीरा मंगई, ये नाम था। ये जो कार्टून दिखाया हुआ यहां पर बनाकर वीरा मंगई, ये इसका मैस्कट था, सिंबल था, लोगो। तो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो आयोजन हुआ उसका मैस्कट क्या रखा गया था? मैस्कट नाम था वीरा मंगई, जिनको इस नाम से भी जानते हैं रानी वेलु नचियार। खेलो इंडिया यूथ गेम तमिलनाडु के 4 जिले में हुए, जिसका मैस्कट क्या रखा गया था, लोगो क्या रखा गया था? वीरा मंगई, ये नाम था मैस्कट। अब पढ़ो, खेलो इंडिया यूथ गेम छठा एडिशन, छठी बार ये खेले गए हैं और इस बार तमिलनाडु के 4 जिलों में आयोजन किया गया। जनवरी 31 को खत्म हुआ है, 18 से 31 जनवरी के बीच, 18 से 31 जनवरी 2024 इस बार का बिहार में होना है। लास्ट जो हुआ था पिछला वाला तमिलनाडु ने आयोजन कराया 18 से 31 जनवरी के बीच, इस बार वाला बिहार में होगा। तो छठा एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 वाले गेम 24 में खत्म हुए हैं, 18 से 31 जनवरी के बीच। 4400 से ज्यादा एथलीट लगभग पार्टिसिपेट किए हैं, 26 तरह के खेल खेले गए हैं और 36 स्टेट यूटी हमारे पार्टिसिपेट किए हैं। सारे स्टेट सारे यूटी का पार्टिसिपेशन रहा है, लगभग इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। क्वेश्चन केवल वही बनता है
मैस्कट क्या था, हुआ कहां पर? मैस्कट क्या था और हुआ कहां पर? तमिलनाडु में। अगला सवाल इस बार कहां होगा? बिहार में होगा। लास्ट एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा स्टेट टॉप पर रहा? महाराष्ट्र 158 मेडल जीता है नंबर 1 पर, तमिलनाडु जिन्होंने आयोजन किया वो नंबर 2 पर, और हरियाणा रहा है तीसरे पर। इस बार की परफॉर्मेंस क्या रही है? महाराष्ट्र नंबर 1, तमिलनाडु 2, हरियाणा 3। अगला सवाल इस पे बनता है, खेलो इंडिया यूथ गेम में टॉप पे कौन रहा? महाराष्ट्र नंबर 1, तमिलनाडु नंबर 2, हरियाणा नंबर 3। कितने मेडल जीते? 158 मेडल महाराष्ट्र। तो जितना एग्जाम के मतलब का है सिर्फ उतना ही लिखा है, आलतू फालतू कुछ नहीं। महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पे 158 मेडल के साथ, तमिलनाडु 2 पर, नंबर 3 पे हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का बैकग्राउंड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये स्कूल लेवल पे पहले खेले जाते थे, बाद में इनका नाम बदल के खेलो इंडिया गेम्स कर दिया गया था। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स नाम था, देखो लिखा है 2018 में इसका नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम था, बाद में इसी का नाम बदल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। 2018 से खेले जा रहे हैं, 2018। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स नाम स्कूल गेम से बदल के ये रख दिया गया था। बैकग्राउंड लिखा है, बिहार इस बार का आयोजन करेगा अप्रैल में, बिहार होस्ट करेगा इस बार का, और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर यही मंत्रालय कराता है इसको, यही मंत्रालय कराता है। और पैरा गेम जो होंगे वो भी बिहार में होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी बिहार में होगा और पैरा गेम भी बिहार में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस साल अप्रैल में बिहार में होंगे, और पैरा गेम्स जो होंगे वो भी बिहार में होंगे। 15 दिन के गैप पे, 15 दिन के गैप पे ये भी बिहार में होगा। तो 2025 के ये दो इवेंट, यूथ गेम और पैरा गेम, दोनों के दोनों बिहार में होना है। यूनिवर्सिटी गेम मैंने बताया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीती है। यूनिवर्सिटी गेम जो हुए थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यूनिवर्सिटी के बीच का आयोजन, उसका मैस्कट था, एक बटरफ्लाई बनाई थी अष्टलक्ष्मी नाम से, बटरफ्लाई बनाई थी अष्टलक्ष्मी नाम से। ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो खेले गए हैं पिछले साल, वो तमिलनाडु में नहीं हुए थे, वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हुए थे। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 7 नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उनमें हुए थे। हमारे जो 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनमें खेले गए थे, फरवरी में हुए थे 2024 में, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विनर थी। यूनिवर्सिटी गेम में मैस्कट था अष्टलक्ष्मी बटरफ्लाई, उसको नाम दिया था ये, और 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में नॉर्थ ईस्ट में हुआ था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीती थी 32 मेडल गोल्ड। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है उसका बैकग्राउंड अब जरूरत नहीं, बता चुके हैं हम, पहले बता दिया है, वही है। खेलो इंडिया विंटर गेम, विंटर गेम जम्मू कश्मीर में और ये लद्दाख के एरिया में खेले जाते हैं। ये होता है गुलमर्ग में और लेह में। भाई जहां बर्फ होगी वहीं तो खेला जाएगा। इस बार वाला 2024 में 2 पार्ट में खेला जाता है। ये जैसे 2 पार्ट होते हैं इसके, एक हिस्सा लेह में खेलते हैं, एक हिस्सा गुलमर्ग में होता है। जैसे इस साल 2025 में भी लेह वाला, ये लेह और गुलमर्ग 2 जगह होना था, तो बर्फ कम गिरी है, बर्फ कम गिरने की वजह से एक इवेंट पोस्टपोन हो गया है। तो मैस्कट इसका स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ये इसका मैस्कट खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का ये भी लेह और गुलमर्ग, क्योंकि बर्फ जहां होगी वहीं खेला जाएगा। इसका जो पहला इवेंट है जिसमें आइस हॉकी और आइस स्केटिंग खेली जाती है, वो तो जनवरी के महीने में लेह में हो चुका, जनवरी में लेह में हो गया। अब फरवरी में इसका दूसरा पार्ट गुलमर्ग में खेला जाना था, बर्फ कम थी तो उसको पोस्टपोन करके मार्च में कर दिया है, उसको पोस्टपोन करके मार्च में कर दिया। अब तो ये देखो लिखा है यहाँ पर, दूसरा पार्ट जो है विंटर गेम 2025 का गुलमर्ग में जो होना था, गुलमर्ग वाले में स्की माउंटेनियरिंग, स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, ये सब इवेंट होंगे गुलमर्ग में। बर्फ कम होने की वजह से पोस्टपोन करके इसको मार्च में ले गए। अब ये मार्च में होना है। क्लियर है? मार्च 9 से 12 के बीच में खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का गुलमर्ग वाला मार्च में होना है, 9 से 12 के बीच में। तो इसमें सवाल क्या आता है? इसमें एक ही सवाल आता है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ?
तो ये पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल भी यही, जहां बर्फ होगी वहीं तो खेलोगे। पिछले साल भी यही हुआ था और इस बार भी यही। तो खेलो इंडिया विंटर गेम जो है इसके दो पार्ट में होता है, एक हिस्सा लेह में खेलते हैं, दूसरे कुछ इवेंट गुलबर्ग में खेलते हैं बर्फ के हिसाब से। आइस हॉकी, स्कीइंग, जो कुछ करना है तो वो दो अलग अलग पार्ट में खेला जाता है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम जनवरी में लेह में हुआ है और इसका दूसरा पार्ट फरवरी में होना था, बर्फ कम होने की वजह से मार्च में कर दिया गुलमर्ग में। लास्ट ईयर भी यही हुआ था। इसमें सवाल यही आता है कि जगहें बताइए कहां पर विंटर गेम हुए थे लास्ट। तो जब भी विंटर गेम पूछे ना, यही दो जगह याद रखो, लेह गुलमर्ग। इस बार भी ये दो जगह पे हुआ, पिछले बार भी यही हुआ था, दोनों जगह पे हुआ। एक हिस्सा लेह में खेला गया, दूसरा इवेंट जो है गुलमर्ग में। खेलो इंडिया विंटर गेम तो लिखा है, पिछले साल भी ये यही हुआ था, लेह और गुलमर्ग में। और लास्ट है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, दिव्यांग कैटेगरी वाला। ये नई दिल्ली में शुरू होना है 20 मार्च से। खेलो इंडिया पैरा गेम ये दूसरा बार खेला जाएगा। 2023 के आसपास पहली बार ये खेले गए थे, अब दूसरी बार पैरा गेम खेलो इंडिया गेम्स में शामिल हुए हैं। दूसरा बार आयोजन दिल्ली में होना है 20 मार्च को। तो सवाल खाली क्या है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स इनका आयोजन कहां पर हुआ? दिल्ली में 20 मार्च से होगा। और पहली बार कहां? पहली बार भी दिल्ली में हुए थे 2023 में। खेलो इंडिया पैरा गेम की शुरुआत ही 2023 में हुई है। पहली बार शुरुआत ही 2023 में की गई थी और दूसरी बार अब 2025 में खेला जाएगा ये। तो हर साल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये जल्दी ही शुरू हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो खेलो इंडिया गेम में 4 कैटेगरी, चारों हमने बता दी है क्या क्या है, बस वेन्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है। और 2023 में जब हुआ था खेलो इंडिया पैरा गेम, उसका मैस्कट एक बर्ड, उज्ज्वला नाम से एक बर्ड, इसको मैस्कट बनाया गया था। 2025 वाले का तो अभी रिलीज नहीं हुआ, 2023 वाले का जो मैस्कट रखा गया था उज्ज्वला नाम की एक बर्ड, उज्ज्वला नाम की एक बर्ड। 2023 वाला जो आयोजन हुआ था उसमें मैस्कट था उज्ज्वला नाम की एक बर्ड। ठीक है, चलो ये हो गया खेलो इंडिया गेम्स के बारे में बात कंप्लीट। अब एक टॉपिक पे आ जाते हैं जो मैंने स्पोर्ट्स में पहले भी पढ़ाया है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। टेनिस में 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं जो, उन्हें कहते हैं ग्रैंड स्लैम्स। पहले भी कई बार बताया हुआ सवाल है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। टेनिस के 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट होते हैं जिनको हम टेनिस ग्रैंड स्लैम कहते हैं, और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सीक्वेंस जो होता है साल में खेलने का इनका, साल में सबसे पहले खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलते हैं। दूसरे नंबर पे होता है फ्रेंच ओपन, सेकंड नंबर पे ये खेला जाता है। फ्रेंच ओपन को ही एक और नाम से भी जानते हैं, रोलैंड गैरस, इस नाम से भी जाना जाता है। तीसरे नंबर पे खेला जाता है विंबलडन, विंबलडन, और चौथे पे खेला जाता है यूएस ओपन, चौथे पे यूएस ओपन। फ्रेंच ओपन आप देखोगे ये पेरिस में होता है, यूएस ओपन न्यूयॉर्क में खेला जाता है, विंबलडन आप देखोगे लंदन में, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबोर्न। तो ये सीक्वेंस है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन, ये 4। सबसे पुराना इसमें विंबलडन है, सबसे पुराना विंबलडन। टोटल प्राइज मनी सबसे ज्यादा होती है यूएस ओपन में, मैक्सिमम टोटल प्राइज मनी, टोटल प्राइज मनी, टोटल प्राइज मनी अगर ऐड कर दें यूएस ओपन में सबसे ज्यादा है। तो टेनिस के 4 सबसे बड़े टूर्नामेंट ये चारों हैं, ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। किस तरह के कोर्ट पे खेले जाते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है फर्श पर, हार्ड कोर्ट बोलते हैं इसको। फ्रेंच ओपन खेलते हैं क्ले के ऊपर, क्ले कोर्ट। विंबलडन खेलते हैं ग्रास पर, ग्रास कोर्ट। और यूएस ओपन खेलते हैं हार्ड कोर्ट, फर्श पर। ये 4 है। इसमें सबसे फास्ट जो होता है वो ग्रास कोर्ट होता है,
सबसे फास्टेस्ट कोर्ट है ग्रास कोर्ट। ठीक, ये 4 टूर्नामेंट हैं जिनको हम टेनिस में सबसे बड़े टूर्नामेंट कहते हैं, ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। सीक्वेंस भी यही है साल में होने का। अंतिम होता है यूएस ओपन। तो 2025 का अभी एक हो चुका है ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2025 का ये हो चुका है। अभी जब मैंने करंट अफेयर दिसंबर तक पढ़ाया था तो ये चारों पढ़ाए थे। अब 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है और ये तीनों तो 24 वाले ही हैं, 25 के अब होंगे। 25 का ऑस्ट्रेलियन, पिछले बार जब मैंने पढ़ाया है 24 के चारों लिखवा दिए थे। अब 25 का जब हुआ है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 25 में हो गया है, बाकी 3 अभी नहीं हुए हैं, तो वो अपडेट कर देता हूं मैं। वो डाटा हम यहाँ पे अपडेट करा देते हैं। तो ये एज इट इज लिखा है पीडीएफ में, ये लिखा हुआ है, चाहे तो ना लिखो, समझ लो, पहले इसको समझना जरूरी है। अब ये चारों इवेंट जो होते हैं, इसमें कौन कौन से इवेंट 5 कैटेगरी में खेलते हैं। एक होता है मेन सिंगल, एक होता है वुमेन सिंगल, एक होता है मेन डबल, एक होता है वुमेन डबल और एक होता है मिक्स डबल। भाई एक एक आदमी दोनों तरफ खेलेगा मेन सिंगल, एक एक वुमेन दोनों तरफ खेलेगी वुमेन सिंगल, 2 आदमी इधर 2 आदमी उधर मेन डबल, 2 वुमेन इधर 2 वुमेन उधर वुमेन डबल और एक मेल फीमेल इधर एक मेल फीमेल उधर मिक्स डबल। ये 5 कैटेगरी में खेला जाता है। हमें जो इसमें एग्जाम में विनर याद रखने होते हैं केवल मेन सिंगल वुमेन सिंगल, बस डबल्स हमें नहीं याद रखने, डबल्स नहीं पूछता। विनर पे अगर क्वेश्चन आएगा कि विनर कौन है तो मेन सिंगल वुमेन सिंगल, बस कौन जीता किसको हराया, यही एग्जाम के मतलब का होता है। डबल्स कैटेगरी सिर्फ एग्जाम में तब आता है अगर कोई इंडियन जीता हो। सिंगल्स ही याद रखना होता है, मेन सिंगल कौन जीता किसको हराया, वुमेन सिंगल कौन जीता किसको हराया, और डबल्स सिर्फ और सिर्फ तब आएगा अगर कोई इंडियन जीता हो, नहीं तो डबल्स कैटेगरी हमें नहीं पढ़ना होता। ठीक, अब आ जाओ इस पर। ये देखो टेनिस ग्रैंड स्लैम्स, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जिन्हें टेनिस मेजर्स भी कहते हैं, टेनिस के बड़े टूर्नामेंट ये चारों माने जाते हैं। वर्ल्ड के 4 सबसे फेमस टेनिस टूर्नामेंट हैं जिनका सीक्वेंस ये होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जिसको रोलैंड गैरेस भी कहते हैं मई जून के महीने में होता है, विंबलडन जून जुलाई के आसपास होता है और यूएस ओपन अगस्त सितंबर के आसपास। जगह मैंने बताई कौन कहां खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबोर्न, जगह चाहे तो नोट कर लो, ये होता है मेलबोर्न में, मेलबोर्न। फ्रेंच ओपन होता है पेरिस में, विंबलडन होता है लंदन में, यूएस ओपन होता है न्यूयॉर्क में। विंबलडन इनमें सबसे पुराना टूर्नामेंट है, 1877 में शुरू हुआ था। यूएस ओपन 1881 में शुरू हुआ था, फ्रेंच ओपन 1891 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में। टोटल प्राइस मनी, मैक्सिमम प्राइस मनी देखें तो यूएस ओपन में, टोटल प्राइस मनी यूएस ओपन में सबसे ज्यादा। एसएससी, सीजीएल, जेई, उन सब में ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं इस तरीके के। 24 के मैंने सब पढ़ाए हुए थे। 25 वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार का आ चुका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जेनिक सिनर, ये उभरता हुआ खिलाड़ी, कई मैच जीत रहा है अभी। अब रोजर फेडरर, राफेल नडाल, इनका समय चला गया, रिटायर हो गए। अब जो नए उभरते हुए प्लेयर हैं, नोवाक जोकोविक का भी टाइम अब चला गया है। कार्लोस अल्काराज और जेनिक सिनर, ज्यादातर टूर्नामेंट ये देखोगे जीत रहे हैं। जेनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज, ये 2 नाम ज्यादा सुनोगे आप। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन 2024 जो हुआ है बैक टू बैक, ये दोनों यही जीता है जेनिक सिनर। दोनों एक साथ याद रखोगे, याद रखना आसान रहेगा। जेनिक सिनर, ये दोनों टूर्नामेंट लाइन से यही जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। और विंबलडन और दूसरा फ्रेंच ओपन देखोगे तो कार्लोस अल्काराज, 2 ये जीता है 2 वो जीता है। ये 2 मेन प्लेयर हैं इस समय। एक क्वेश्चन आता है इनका कंट्री कौन सा है। जेनिक सिनर इटली का है, इटली का है। हराया इसने फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जर्मनी के प्लेयर को। ये भी पूछता है एसएससी वगैरह में किसको हरा के जीता है, या स्टेट पीसीएस में। जेनिक सिनर जीता इटली का, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी वाले को हराया। वुमेन सिंगल में अमेरिका की मेडिसन की जीती है और एरिना सेबेलेंका को हराया बेलारूस की।
यूएस ओपन में जेनिक सिनर जीता, अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराया। वुमेन सिंगल में जो यहां हारी वो यहां जीती, अरीना सेबेलेंका जीती थी, जेसिका पेगुला को हराया। डबल्स मैंने बताया सिर्फ तब पढ़ना होता है इंडियन कोई जीते, डबल्स इंडियन को जीता नहीं है तो जरूरत भी नहीं है। विंबलडन में और फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्काराज जीता है दोनों, तो 2 जीता है जेनिक सिनर, 2 जीता है कार्लोस अल्काराज। हराया किसको? नोवाक जोकोविक को। कहां का? सर्बिया का। राफेल नडाल और फेडरर तो रिटायर हो गए, नोवाक जोकोविक सर्बियन प्लेयर, इसको हराया। वुमेन सिंगल में बारबोरा क्रुसिकोवा और जैस्मिन पाउलिनी को हराया। फ्रेंच ओपन में कार्लोस अल्काराज जीता, अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। और वुमेन सिंगल में इगा स्वियातेक जीती हैं पोलैंड की, जैस्मिन पाउलिनी को हराया है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का जो रिकॉर्ड है किसके नाम पर है? नोवाक जोकोविक 24 टाइटल जीता है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविक 24 टाइटल जीता है मेन सिंगल। राफेल नडाल स्पेन के रिटायर हो गए, 22 जीते थे। उनसे पहले रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड का 20 जीता था। नोवाक जोकोविक मेन सिंगल में सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाला, 24 टाइटल जीता हुआ है। राफेल नडाल 22, रोजर फेडरर 20। कंट्री कौन सा है? फेडरर स्विट्जरलैंड के, नडाल स्पेन के। और वुमेन कैटेगरी में मार्गरेट कोर्ट, पुरानी प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की, वो 24 जीती थी। सेरेना विलियम्स अमेरिका की 23 जीती थी। मार्गरेट कोर्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर 24 टाइटल जीती थी और सेरेना विलियम 23 वुमेन सिंगल में। तो उतनी ही इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम के मतलब का, आलतू फालतू कुछ नहीं लिखा है इसमें। ऑस्कर अवार्ड इस बार का दे दिया गया है, पिछले साल के पढ़ा दिए थे, अब इस बार के भी आ गए हैं अकेडमी अवार्ड्स। इन्हीं को अकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। पिछले साल का जो सितंबर से दिसंबर के बीच पढ़ाया था उसमें ये सब पढ़ा दिया था, लास्ट ईयर वाला। इस साल का जो ऑस्कर है ये भी अनाउंस हो गए। मार्च 25 में 97 अकेडमी अवार्ड, इन्हीं को आप ऑस्कर कहते हो, कैलिफोर्निया में आयोजन किया गया। कौन जीता? सिर्फ 5 कैटेगरी पढ़ना होता है, बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, एक आध कोई इंडियन जीत जाए कहीं तो मतलब का होता है, 4 ही 5 कैटेगरी मतलब की होती है। बेस्ट पिक्चर मिला था अनुरा, एक्टर एक्ट्रेस सब यही जीता है, अनुरा जो मूवी है यही जीती है। बेस्ट डायरेक्टर अनुरा, ये भी सीन बेकर को मिला है इसी मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन, खाली एक्टर जो है उसको छोड़ के ये भी सब अनुरा को मिला। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी, मूवी का नाम ब्रूटलिस्ट। तो अनुरा को इनमें 3 मिले हैं, बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, तीनों एक ही मूवी को गए अनुरा को। बेस्ट मूवी अनुरा, डायरेक्टर इसी मूवी का सीन बेकर और एक्ट्रेस मिकी मेडिसन, तीनों एक ही मूवी के लिए। एक्टर जो है वो अलग मूवी के लिए, द ब्रूटलिस्ट मूवी है उसका एक्टर एड्रियन ब्रॉडी, बेस्ट एक्टर अवार्ड। और इंटरनेशनल फीचर फिल्म बेस्ट आई एम स्टिल हियर, ये मूवी का नाम है, इंटरनेशनल फीचर फिल्म बेस्ट आई एम स्टिल हियर। बाकी दादा साहब फाल्के अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड, ये सब पढ़ा दिए हैं पहले दिसंबर के पहले वाले में। बाकी जो इंडियन अवार्ड है मूवी वाले वो सब पढ़ा रखे हैं, दिसंबर से पहले वाले डाटा में वो सब कवर्ड है। एक यहाँ पे हमने जीके का पार्ट बताया, स्टैटिक जीके देखो ऐसे आता है एग्जाम में। ऑस्कर का जिक्र हुआ तो फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि इंडियन जिसको ऑस्कर मिला हो, ये मैंने यहीं पर नोट बना के लिख दिया, इंडियन विनर जिनको कभी ऑस्कर मिला हो। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। भानु अथैया, भानु अथैया गांधी मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, भारत गांधी मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे भानु अथैया, पहले इंडियन जिनको ऑस्कर मिला था। भानु अथैया गांधी मूवी, एटनबोरो ने जो मूवी बनाई थी गांधी मूवी, उसके कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सबसे पहला ऑस्कर इंडियन को इसमें मिला था। और लास्ट कब मिला है? ट्रिपल आर जो मूवी थी उसके लिए, वो सॉन्ग कंपोजर वगैरह जो थे उनको मिला था। म्यूजिक या कंपोजर क्या थे? एम कीरवानी और चंद्र बोस, लेटेस्ट वाला ट्रिपल आर मूवी के लिए इनको मिला था। तो पहले इंडियन जिनको ऑस्कर मिला भानु अथैया, कई बार आया हुआ है जीके में क्वेश्चन, और एम कीरवानी, चंद्र बोस अभी हाल ही में ट्रिपल आर मूवी के लिए। ये 2 ध्यान रखने हैं, बाकी और भी इंडियन को मिला हुआ है अलग अलग कैटेगरी में। ये जीके का पार्ट हो गया। पद्मा अवार्ड, रिपब्लिक डे
को दिए जाते हैं पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड देखो, सबसे बड़ा सम्मान भारत में सिविलियन ऑनर की बात अगर करें, भारत रत्न। भारत रत्न, पर भारत रत्न हर साल दिया जाए ये कोई जरूरी नहीं है। भारत रत्न हर साल दिया जाए ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ये है सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। इसके बाद आते हैं पद्मा अवार्ड। पद्मा अवार्ड में भी 3, पद्म विभूषण, इसके बाद पद्म भूषण, इसके बाद पद्मश्री। तो पद्मा अवार्ड में भी 3, सबसे पहले विभूषण, फिर भूषण और फिर पद्मश्री। तो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, सिविलियन ऑनर भारत में सबसे बड़ा भारत रत्न, ये हर साल नहीं मिलता, पर हर साल रिपब्लिक डे के टाइम पे अनाउंस किए जाते हैं पद्मा अवार्ड। भारत रत्न सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है भारत का, ये हर साल नहीं दिया जाता, पर रिपब्लिक डे के पे हर साल अनाउंस होते हैं पद्मा अवार्ड। उनमें भी क्राइटेरिया क्या है, पद्मा में सबसे ऊपर है विभूषण, फिर भूषण, फिर पद्मश्री। पद्म विभूषण गिनती के लोगों को देते हैं, 7-8 लोगों को। पद्म भूषण 15-20 लोगों को दे देते हैं। पद्मश्री किलो के हिसाब से आ जाता है। आप इंडिया गेट के आसपास से घूमते निकलोगे, क्या पता आपको पकड़ा दे 80 लोगों को, 100 लोगों को, 120 लोगों को, तो पद्मश्री तो याद नहीं कर पाओगे। 2, 4, 5 नाम याद कर सकते हो, 120 नाम और 100 नाम याद करोगे क्या? किलो के हिसाब से आया, 2-4 बच गया, तुम घूमते हुए निकलो, तुमको पकड़ा देंगे। 120 लोगों को अवार्ड देने का क्या मतलब है? पर 100, 120 जो ज्यादा क्लोज होंगे सबको दे दो, तो उसका मतलब ही क्या है फिर? देखो, पद्मा अवार्ड भारत रत्न के बाद आते हैं और इसमें 3 कैटेगरी है, विभूषण, भूषण, पद्मश्री। रिपब्लिक डे के दिन अनाउंस होते हैं। रिपब्लिक डे के दिन हर साल अनाउंस होते हैं, हर साल दिया जाता है। इनमें सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री, तीसरे नंबर पे पद्मश्री। ठीक है। पद्मा अवार्ड कमेटी होती है, उसमें पीएम भी होते हैं, ये लोग मिलकर तय करते हैं किसको दिया जाएगा। 2025 में 139 पद्म अवार्ड दिए गए, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री। तो नाम तो नहीं याद कर पाओगे, कोई सिर पैर नहीं है उस बात का। पद्म विभूषण केवल देख सकते हो, पद्म विभूषण देख सकते हो, पद्मश्री की जरूरत नहीं है। पद्म विभूषण में भी कुछ कुछ नाम जैसे इंपॉर्टेंट आपको दिखेंगे, जैसे एक नाम इसमें आपको दिखाया ओसामू सुजुकी, एक ये नाम आपको दिखा ओसामू सुजुकी। बिहार पीसीएस में पूछ लेगा। शारदा सिन्हा लोक गायिका थी ना, अभी डेथ हो गई इनकी, आर्टिस्ट थी, लोक गायिका थी, इनकी डेथ हो गई। तो ओसामू सुजुकी, शारदा सिन्हा, ये 1-2 नाम इसमें याद रख सकते हो। पद्म विभूषण अभी हाल ही में किनको मिले हैं, ये 1-2 नाम देख सकते हो। पद्मश्री वगैरह तो याद नहीं कर पाओगे, या अगर याद कर पाओ तो यही 5-7 नाम देख लो, बाकी जरूरत नहीं है। अगर याद कर पाओ तो ये 5-7 नाम देख सकते हो, बाकी वो फिर पद्मश्री वगैरह याद नहीं करने एक भी। डीएन रेड्डी, जेएस खेहर, रजनीकांत लाखिया, एल सुब्रमण्यम, ये 2-4 नाम देख सकते हो, बाकी सारे जरूरत नहीं है। इनमें भी ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ 19 नाम है, इसमें क्या याद करोगे, ये भी जरूरत नहीं है, ये लिख दिए हैं, जरूरत नहीं है। जैसे इसमें से कोई नाम देखना है, 1-2 नाम मैं बता देता हूं। विवेक देबरॉय, अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन थे। पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन थे विवेक देबरॉय। रेलवे रिफॉर्म्स की कमेटी बनी थी, उसके भी हेड थे। तो ये बड़े पॉपुलर व्यक्ति रहे, इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई। पीआर श्रीजेश, हॉकी प्लेयर। बाकी इतने नाम याद करने की जरूरत नहीं है, 18-19 नाम याद करने की जरूरत नहीं है। पद्मश्री मैंने लिखा भी नहीं है यहाँ। अगला सवाल आता है, रिपब्लिक डे इस बार जो आयोजन हुआ उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो, पढ़ा चुका हूं पहले। प्रबोवो सुबियांतो पहले चीफ गेस्ट, ये इस बार वाले प्रबोवो सुबियांतो। और सबसे पहली बार जब आयोजन हुआ था तब भी इंडोनेशिया का ही राष्ट्रपति सुकर्नो था, नेहरू से दोस्ती थी इनकी।
रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट जो बुलाए जाते हैं, इस बार वाले में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, और सबसे पहली बार जब हुआ था तब भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। पिछले बार इमानुएल मैक्रोन थे फ्रांस के, पिछले बार फ्रांस के इमानुएल मैक्रोन। शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर के तौर पे कार्यकाल पूरा हो गया और अब इनको पीएम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। शक्तिकांत दास, जिनका आरबीआई गवर्नर के तौर पे कार्यकाल पूरा हो गया, इनकी जगह पे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बन गए हैं। अब शक्तिकांत दास का क्या हुआ, ये प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दूसरे नंबर के, तो प्रधानमंत्री के दो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इस समय, एक है पीके मिश्रा सेक्रेटरी नंबर 1 और ये नंबर 2। प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 1 पीके मिश्रा हैं और दूसरे नंबर पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनको बना दिया गया शक्तिकांत दास को। तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 नियुक्त हुए हैं पीएम मोदी के, और एक नंबर प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा हैं। उससे पहले नृपेंद्र मिश्रा सेक्रेटरी 1, नृपेंद्र मिश्रा पहले थे, वो चले गए, तो नृपेंद्र मिश्रा चले गए तो पीके मिश्रा को नंबर 1 सेक्रेटरी बना दिया गया, नंबर 2 पे इनको ले आए। तो नृपेंद्र मिश्रा का कार्यकाल पूरा हो चुका, नृपेंद्र मिश्रा अब नहीं है, नृपेंद्र मिश्रा कार्यकाल पूरा हो चुका। इससे में 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक पीके मिश्रा नंबर 1, नंबर 2 शक्तिकांत दास। प्रोजेक्ट लॉयन अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, ये इसी महीने मार्च में। प्रोजेक्ट लॉयन, लॉयन इंडिया में केवल एक ही जगह पाया जाता है, एशियाटिक लॉयन बोलते हैं, गिर फॉरेस्ट गुजरात में। अब देखो जीके में ही चैप्टर 1 में पढ़ाया हुआ है मैंने इसके बारे में, एनवायरनमेंट में ही पढ़ाया हुआ है और क्वेश्चन बहुत बार आता है। एशियाटिक लॉयन सिर्फ एक जगह भारत में है, गिर फॉरेस्ट गुजरात। कई समय से बात चल रही है कि अगर यहाँ कोई बीमारी फैल गई या ये सारे खत्म हो गए तो फिर विलुप्त हो जाएंगे। तो कई समय से बात चल रही है कि कुछ लॉयन पॉपुलेशन को अलग अलग जगह भी बसाया जाए कि बचे रहें, खत्म ना हो जाएं। कुछ समय पहले एक बीमारी फैली थी कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, कुछ शेरों की मौत भी हो गई थी इससे। तो इस तरह की चीजों से बचाने के लिए, जैसे टाइगर को बचाना, चीता इंडिया से पहले ही गायब हो चुका है, उसको अफ्रीका से लाए हैं। चीता तो इंडिया में है नहीं ना, नामीबिया से, साउथ अफ्रीका से लाकर मध्य प्रदेश में लाए हैं। तो चीता यहाँ था नहीं, इसको विलुप्त हो गया था, बाहर से लाए। एशियाटिक लॉयन है पर एक ही जगह है, संख्या कम हो गई। टाइगर, उसको बचाना। तो कई तरह के प्रोग्राम गवर्नमेंट के हैं, एनवायरनमेंट में और चैप्टर 1 दोनों में बताया हुआ है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट लॉयन, लगभग 3000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके चल रही है। टाइगर हमारे यहाँ, ये सॉरी लॉयन जो है 674 इतने हैं और 29% संख्या बढ़ी है। गवर्नमेंट ने जो कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाए उससे संख्या 674 बढ़ी है। टाइगर भी बढ़ा है, लेपर्ड भी बढ़ा है, लॉयन भी बढ़ा है, पर रिस्क इस बात का है कि एक ही जगह है पॉपुलेशन। अगर कोई पोचिंग के कारण, शिकार के कारण, बीमारी के कारण खत्म हो गए तो विलुप्त हो जाएंगे। ये इंडेंजर्ड कैटेगरी, खतरे में है। तो इनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट लॉयन शुरू किया गया, प्रोजेक्ट लॉयन शुरू किया गया। तो कई सारे प्रोग्राम ऑलरेडी गवर्नमेंट के चल ही रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ये सब पढ़ा रखा है। इन्वायरमेंट जीके इन सब में सब पढ़ाया हुआ है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 का, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 का प्रोग्राम है, 1992, 2009, 1975 के आसपास प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। कई प्रोग्राम अलग अलग एनिमल के कंजर्वेशन के लिए हैं। तो प्रोजेक्ट लॉयन भी है, प्रोजेक्ट लॉयन भी एक प्रोग्राम है कंजर्वेशन के लिए। तो एशियाटिक लॉयन की पॉपुलेशन जो गिर फॉरेस्ट गुजरात में ही पाई जाती है, इनके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट लॉयन की शुरुआत की गई। इसके कंजर्वेशन के लिए ही प्रोजेक्ट लॉयन की शुरुआत की गई। सवाल देख लो, समझ आया कि नहीं आया? तो प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर कंजर्वेशन के लिए 1973 में चला था। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को बचाने के लिए 1975 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009, फिर एक प्रोजेक्ट लॉयन आ गया।
चीता इंडिया में ऑलरेडी विलुप्त हो चुका है, 1000 बार बता चुका हूं, 1000 एक बार फिर बता देता हूं। चीता इंडिया में विलुप्त हो चुका है। जो चीता लाए गए हैं नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, यहां से चीता लाए गए हैं मध्य प्रदेश में। कहां? पालपुर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मध्य प्रदेश। कुनो में जो लाए गए हैं चीता, ये अफ्रीका से लाए गए हैं, मध्य प्रदेश में लाए गए हैं। पढ़ाया हुआ है ना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, इन सब जगहों से मध्य प्रदेश में लाए गए हैं। पालपुर कुनो। और भी प्रोग्राम है, नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, यहां पर भी लाना है। नौरा देही में, पालपुर कुनो में चीता पॉपुलेशन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है। चीता इंडिया से विलुप्त हो गया, अफ्रीका से लाके इसको बचाया जाए। ले भी आए हैं कई जगहों से, अभी कुछ समय पहले वो नए बच्चे भी दिए हैं चीता ने। पॉपुलेशन बढ़ाना टारगेट है इंडिया में। नामीबिया, साउथ अफ्रीका से पालपुर कुनो में, नौरा देही, इन सब जगहों पर। तो प्रोजेक्ट लॉयन कंजर्वेशन के लिए इसमें ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी, फॉरेस्ट स्टाफ का अपॉइंटमेंट और किया जाएगा। गवर्नमेंट 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है इसके लिए। इनकी हेल्थ मॉनिटरिंग की जाएगी। कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रॉपर होना चाहिए, लोकल लोगों को जोड़ना है, लोकल लोगों का सपोर्ट चाहिए इनको बचाने के लिए। देखो लिखा है ना, इको टूरिज्म डेवलपमेंट, हेल्थ मॉनिटरिंग, कम्युनिटी को जोड़ना, कई सारे प्रोग्राम इसमें चलाए जा रहे हैं। बारदा डुंगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गिर से 100 किलोमीटर की दूरी पर कुछ पॉपुलेशन को यहां भी रखा जाएगा। गिर फॉरेस्ट से 100 किलोमीटर दूर बारदा डुंगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ पॉपुलेशन को यहां भी रखेंगे। बारदा में एक लॉयन देखा भी गया 2023 में। उसके अलावा और भी कुछ एरिया हैं, सौराष्ट्र है, गिरनार, ये मिटियाला, जैसोर, सौराष्ट्र के कुछ क्षेत्र जो हैं वहां पर भी पॉपुलेशन बसाई जाएगी। तो एक ही जगह पर गिर में पाया जाता है जिससे खतरा है गायब होने का। तो कुछ एरिया और भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जहां पर इसकी पॉपुलेशन को रखा जाए। ड्रोन से मॉनिटरिंग करेंगे, जगह जगह सीसीटीवी लगाए जाएंगे, रैपिड रिस्पांस यूनिट बनाई जाएगी, मैन पावर और हायर की जाएगी प्रोटेक्शन के लिए। तो क्वेश्चन बनता है प्रोजेक्ट लॉयन के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एनवायरमेंट प्रोजेक्ट लॉयन। कुछ और करंट के पॉइंट, संजय मल्होत्रा ये आरबीआई के नए गवर्नर, छोटे छोटे क्वेश्चन सिंगल लाइनर। संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर, शक्तिकांत दास के बाद अब ये बने हैं। तुहिन कांत पांडे मधाबी पुरी बुच को रिप्लेस करके सेबी के नए चेयरमैन बने हैं। तुहिन कांत पांडे सेबी के नए चेयरमैन। सेबी कौन है? स्टॉक मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी, स्टॉक मार्केट जो डील करता है सेबी। जैसे बैंक के लिए आरबीआई है, वैसे स्टॉक मार्केट के लिए सेबी है। तो सेबी के नए चेयरमैन तुहिन कांत पांडे रिप्लेस किया है मधाबी पुरी बुच को, मधाबी पुरी बुच को रिप्लेस किया। यही सवाल है, सेबी के नए चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत पांडे। तो हमें दोनों तरह के क्वेश्चन देख के चलने हैं, कंसेप्चुअल वाले भी और सिंगल लाइनर भी, दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एयर इंडिया टाटा ने जो अक्वायर की थी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था तुहिन कांत पांडे ने। अक्टूबर 21 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को जो जीता था बिडिंग में, तुहिन कांत पांडे ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वहां टाटा एयर इंडिया डील में। प्रिज्कर प्राइज आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान है, इसको आर्किटेक्चर का नोबल बोला जाता है। इस साल 2025 का आ गया, किसको मिला है? लियू जियाकुन, चाइनीज आर्किटेक्ट, चाइनीज आर्किटेक्ट हैं लियू जियाकुन, इनको मिला है। 1979 में प्रिज्कर प्राइज की शुरुआत की गई थी, इसको आर्किटेक्चर का नोबल माना जाता है। हयात फाउंडेशन है उसके द्वारा दिया जाता है। प्रिज्कर प्राइज पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो प्रिज्कर प्राइज आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान, नोबल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर इसको माना जाता है, हयात फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1979 में जे.ए. प्रिज्कर इन्होंने शुरुआत की थी। तो 2025 के लिए दिया गया है लियू जियाकुन, लियू जियाकुन चाइनीज आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान प्रिज्कर प्राइज, लियू जियाकुन को मिला आर्किटेक्चर प्राइज, जिसको नोबल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर बोला जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी मॉरिशस की यात्रा पे गए हैं अभी,
मॉरिशस के जो पीएम है जिन्होंने सम्मान दिया है, क्या नाम है उनका? नवीन रामगुलम। मॉरिशस के दौरे पे गए हैं पीएम मोदी, नवीन रामगुलम पीएम हैं। अब सवाल क्या है, पीएम मोदी मॉरिशस के दौरे पे गए, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में बड़ा भव्य स्वागत हुआ है उनका, 2 दिन की विजिट पे गए हैं, और पीएम वहां के कौन है? मॉरिशस के नवीन रामगुलम। अब ये सवाल है, मॉरिशस के पीएम नवीन रामगुलम, हिंद महासागर के क्षेत्र में मॉरिशस भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है, सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी इंडियन पॉपुलेशन भी वहां रहती है। तो इस यात्रा के दौरान कई सारे एग्रीमेंट वगैरह होने हैं साइन, इस यात्रा के दौरान कई सारे एग्रीमेंट वगैरह साइन होने हैं अलग अलग क्षेत्र में, क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल क्राइम को रोकना, ट्रेड, इन सब चीजों के बारे में एग्रीमेंट साइन होने हैं। और मॉरिशस का नेशनल डे सेलिब्रेशन था, उसमें पीएम मोदी चीफ गेस्ट भी रहे हैं। जैसे अपने यहाँ रिपब्लिक डे वगैरह होता है, वैसे मॉरिशस का भी नेशनल डे सेलिब्रेशन का आयोजन है जिसमें पीएम मोदी को चीफ गेस्ट बनाया गया। अभी यात्रा पे ही है, यहीं गए हैं अभी। 58 नंबर टाइगर रिजर्व। अब देखो एनवायरमेंट है तो एनवायरमेंट का अपडेशन कहाँ होगा? करंट में हो तो रहा है, एनवायरमेंट का अपडेशन करंट में हो रहा है। 58 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। ये भारत का 58 और मध्य प्रदेश का 9वां है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। तो माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, इसको भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया है एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा। मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है, भारत का 58 नंबर का। 2024 में इससे पहले 2 और डिक्लेयर हुए थे, रतापानी मध्य प्रदेश, रतापानी मध्य प्रदेश और गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़। 2024 में इसके पहले 2 और डिक्लेयर हुए हैं, तो 3 लिख दिए लेटेस्ट वाले, 56, 57, 58। टाइगर पॉपुलेशन भारत में इस समय 3700 के आसपास, 3600 के ऊपर है, करेक्ट। तो 3 नए टाइगर रिजर्व 24-25 में जो बने हैं, 25 में 58 नंबर ये है माधव नेशनल पार्क, 24 में 2 जो बने हैं रातापानी मध्य प्रदेश और गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में, लेटेस्ट 3 टाइगर रिजर्व। तो करंट का जो एनवायरमेंट का भी अपडेशन है वो इस तरह से यहाँ आता जाएगा। करंट अफेयर का मतलब ही यही है, जो भी अपडेशन है सब इसमें आएगा। युद्ध अभ्यास खंजर, खंजर नाम से एक युद्ध अभ्यास होता है किन 2 देशों के बीच? इंडिया किर्गिस्तान के बीच, बस यही सवाल है। खंजर नाम से युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच है? इंडिया किर्गिस्तान के बीच। अभी किर्गिस्तान में इसका आयोजन हुआ है, ये जो ऑर्गेनाइज किया है किर्गिस्तान ने, अल्टरनेट होता है, एक बार किर्गिस्तान एक बार इंडिया, ऐसे होता है। तो 12वां खंजर एक्सरसाइज इंडिया किर्गिस्तान के बीच किर्गिस्तान में आयोजन हुआ है, एक बार होता है इंडिया फिर किर्गिस्तान, ऐसे। अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क यमुना के किनारे बनाया जा रहा है, यमुना के किनारे के क्षेत्र में बनाया जा रहा है अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क। दिल्ली में गवर्नमेंट चेंज हो गई, बीजेपी पावर में आई, यमुना की सफाई का भी काम शुरू हुआ, तो यमुना के फ्लड प्लेन्स वगैरह में अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क डेवलप कर रहे हैं। अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क कहां बनाया जा रहा है? दिल्ली में, यमुना किनारे। एनवायरमेंटल अवेयरनेस फोकस है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। ग्लोबल टेररिज्म के बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई, सिडनी बेस्ड एक संस्था है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। ग्लोबल टेररिज्म के बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई है, सिडनी बेस्ड संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इन्होंने कहा है कि अफ्रीका का जो सहेल क्षेत्र है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो टेररिज्म की प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पर है, अफ्रीका का सहेल क्षेत्र। सहेल रीजन में ये सब कंट्री आते हैं, बुर्किना फासो, कैमरून, चैड, गाम्बिया, गुनी, अफ्रीका का ये सब जो एरिया है ये बहुत डिस्टर्ब है, टेररिज्म वगैरह बहुत है वहां पर। और भी इन्होंने बताया है कि दुनिया में टेररिज्म बढ़ा है, जैसे गाजा वाले इशू में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, दुनिया में कई जगह युद्ध चल रहे हैं, तो ये सब चीजें बढ़ी हैं। और सबसे खतरनाक संस्था ISIS जो है, इस्लामिक स्टेट, उसी को डिक्लेयर किया है। ISIS जो है इस्लामिक स्टेट, उसी को। सीरिया में जो वायलेंस हो रहा है, नाइजीरिया में, कई जगहों पर। तो क्वेश्चन बस यही है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किसने जारी किया? अभी IEP, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने 163 कंट्री का डाटा जारी किया, और इन्होंने कहा कि इस्लामिक स्टेट जो है ये सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की गई है। यूरोप में भी क्राइम बढ़े हैं, टेररिज्म बढ़ा है,
पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, एशिया के और भी एरिया में। और सहेल क्षेत्र जो है ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब एरिया रहा है। अफ्रीका का सहेल रीजन ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब एरिया रहा है। सहेल एरिया अफ्रीका में सेमी एरिड एरिया मतलब ड्राई एरिया नॉर्थ से लेके नॉर्दर्न एरिया में फैला हुआ है। अफ्रीका के नॉर्दर्न और वेस्टर्न क्षेत्र में, अफ्रीका का उत्तरी और पश्चिमी। अब मैप अगर नहीं भी देखना तो कंट्री के नाम मैंने बता दी, ये सब कंट्री जो है सहेल क्षेत्र में पड़ते हैं। ये एरिया सबसे ज्यादा डिस्टर्ब रहा है। नीति आयोग ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इंडिया कुछ काम आगे बढ़ाए उसके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, नीति फ्रंटियर टेक हब। नीति आयोग ने क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत अपनी क्षमता बढ़ाए उस क्षेत्र में कुछ काम शुरू कर रहे हैं, नीति फ्रंटियर टेक हब की शुरुआत। तो नीति आयोग ने अभी हाल ही में स्टैब्लिश किया है नीति फ्रंटियर टेक हब, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत आगे बढ़े, कामकाज को आगे बढ़ाया जाए। और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। क्वांटम कंप्यूटिंग को लेके 2023 से भी भारत का एक मिशन चल रहा है, नेशनल क्वांटम मिशन के नाम से। नेशनल क्वांटम मिशन के नाम से 2023 से भी प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑलरेडी चला रही है। तो नीति आयोग ने उसमें टेक हब भी स्टैब्लिश कर दिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो नेशनल क्वांटम मिशन 2023 से भारत सरकार चला रही है, जिसमें नीति आयोग ने एक और एस्टेब्लिशमेंट कर दिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक। पीएम मोदी अभी बारबाडोस की यात्रा पे भी गए, वहां पे उनको सम्मानित किया गया है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस मेडल से। एक वहां पे सम्मान दिया गया बारबाडोस। वेस्ट इंडीज वाले जो कंट्री है ना, उनमें एक आइलैंड कंट्री का नाम बारबाडोस। वेस्ट इंडीज वाले जो आइलैंड कंट्री हैं, कैरेबियन कंट्रीज जो हैं, उनमें एक का नाम है बारबाडोस। तो पीएम मोदी को उन्होंने सम्मानित किया है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान से। ऑस्ट्रेलिया में अभी देखो साइक्लोन चर्चा में है, साइक्लोन एल्फ्रेड। कुछ नहीं पढ़ना, बस केवल एक सवाल है, अभी मार्च 2025 में साइक्लोन एल्फ्रेड न्यूज में था, किसको प्रभावित किया? ऑस्ट्रेलिया को। बस एक लाइन, साइक्लोन एल्फ्रेड अभी न्यूज में रहा है, किसको प्रभावित किया? ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। बस एक वर्ड, साइक्लोन एल्फ्रेड मार्च में न्यूज में रहा है, किसको प्रभावित किया? ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। डीआरडीओ एयर टू एयर मिसाइल डेवलप कर रहा है गांडीव नाम से। गांडीव नाम से एयर टू एयर मिसाइल बना रहा है डीआरडीओ। क्या इंडिया के पास कोई और एयर टू एयर मिसाइल है जिसको हम बोलते हैं BVRAM, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर मिसाइल? कोई और है जो पढ़ाई है मैंने? बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर मिसाइल, बहुत ज्यादा हाइट पे उड़ेगी और हवा से हवा में मार करने वाली। गांडीव नाम से डीआरडीओ अभी डेवलप कर रहा है, ये अंडर डेवलपमेंट है। क्या कोई और एयर टू एयर मिसाइल मैंने आपको बताई है जो बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर मिसाइल, बहुत ज्यादा हाइट पे उड़ने वाली? ये तो बना रहा है डीआरडीओ, नाम इसने डिस्क्लोज किया है कि हम ये तैयार कर रहे हैं। और गांडीव एयर टू एयर मिसाइल, इसको सुखोई एयरक्राफ्ट पे लगाया जाएगा और तेजस पर, सुखोई और तेजस पे फिट किया जाएगा इसको। सुखोई एयरक्राफ्ट जो रशिया से लिए हुए उन पर, और तेजस पर। तेजस तो HAL खुद बनाता है, सुखोई रशिया से लिया इंडिया ने और तेजस इंडिया का अपना HAL का। तो इस पर ये गांडीव मिसाइल लगाई जाएगी। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर मिसाइल में जो एयर टू एयर मार करती हो उसका नाम है अस्त्र। इंडिया के पास अस्त्र मिसाइल जो है ये एयर टू एयर मिसाइल है, पढ़ाया हुआ सवाल है। पर इतने सारे वेपन्स हैं, तुम नन्ही सी जान कितना याद रखोगे? बात तो सारी ये है। सोनप्रयाग से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब रोपवे बनाया जाएगा उत्तराखंड में, ये पास कर दिया है कैबिनेट ने। भारत सरकार ने अप्रूवल दे दिया है रोपवे सर्विस, सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे, वो उड़न खटोला जो होता है वो चलेगा, और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब। इको फ्रेंडली भी रहेगा। केदारनाथ जाना जो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत लंबा समय लगता है, रोपवे सर्विस शुरू की जाएगी। रूट जो है सोनप्रयाग से केदारनाथ, गोविंद घाट से हेमकुंड साहब। इजराइल का मैंने एक आपको एयर शील्ड सिस्टम बताया था, आयरन डोम, उसी तरह का सिस्टम अमेरिका डेवलप करने जा रहा है, गोल्डन डोम। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, सवाल आएगा गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन तैयार कर रहा है? ऑप्शन में इजराइल जरूर दिया होगा, क्योंकि डोम सिस्टम बार बार इजराइल नाम आता है, इस चक्कर में गलती होगी। ये अमेरिका बना रहा है,
इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पर ही इजराइल अमेरिका बना रहा है गोल्डन डोम। ट्रंप ने प्रोजेक्ट अनाउंस किया है। क्या अमेरिका के पास थे नहीं एयर डिफेंस सिस्टम? क्या इसके पास नहीं थे? मैंने पढ़ाया है आपको, अमेरिका के पास एयर डिफेंस सिस्टम पहले से भी है। क्या नाम है उसका? गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम अमेरिका अनाउंस किया है कि इसको तैयार करेंगे कि कोई दुश्मन देश, कोई मिसाइल, कोई एयरक्राफ्ट उसका आए, एरियल थ्रेट, हवा में कोई खतरा हो तो ये उसको मार गिराएगा, जैसे इजराइल का आयरन डोम काम करता है। क्या अमेरिका के पास अपना कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है? उसका नाम है थाड, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। ये अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड, जो अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा में, साउथ कोरिया की सुरक्षा में लगाए भी। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, ये अमेरिका ने साउथ कोरिया, इजराइल इनकी सुरक्षा में लगाए भी। क्लियर है? फुल फॉर्म लिखना है, लिख लो। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है ये। अब गोल्डन डोम बना रहे हैं इजराइल के आयरन डोम की तरह। ये है यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम, यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम। यूपीपीएससी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, 4 टेस्ट उसके आज अपलोड हो जाएंगे। अब जो टेस्ट चल रहे हैं उनमें 4-4, 5-5 सब्जेक्ट मिक्स करके दे रहे हैं हम, तो 4 टेस्ट आज अपलोड हो जाएंगे। टोटल 31 टेस्ट आपके पूरे हो जाएंगे। अब इसके बाद फुल सिलेबस शुरू हो जाएगा। तो जिस डेट पे जो टेस्ट आपका अनाउंस किया था, टाइमली उसको कंप्लीट कर देंगे। कायरो डिक्लेरेशन, इजिप्ट की राजधानी है ना कायरो, इजिप्ट की राजधानी कायरो, वहां पे अरब के देशों ने मिलकर एक मीटिंग की और उन्होंने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन का जो इशू चल रहा है, गाजा में जो बर्बादी इजराइल ने की है, सीज फायर हो जाना चाहिए। सीज फायर मतलब युद्ध विराम हो जाना चाहिए। तो एक मॉडल इन सब देशों ने मिलकर यहाँ मीटिंग करके निकाला रास्ता। इसको कायरो डिक्लेरेशन बोला गया। एक ग्रुप है अरब लीग, अरब लीग एक ग्रुप है, तो इसमें अरब देश जो मेंबर हैं वो सब मीटिंग किए, इमरजेंसी बैठक बुलाई गई और इन लोगों ने मिलकर एक $53 बिलियन का प्लान पास किया है। $53 बिलियन का प्लान पास किया है। गाजा को दोबारा बसाया जाए, सीज फायर किया जाए, इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट को रोका जाए, मानवीय सहायता लोगों को मिले और दोबारा इसको कैसे बसाएं, दोबारा इस शहर को कैसे ट्रैक पर लाया जाए जितनी बर्बादी हुई है। तो अरब लीग एक ग्रुप है, अरब कंट्रीज का एक ग्रुप है। इन लोगों ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और गाजा जो बर्बाद हुआ है इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट में, कैसे दोबारा उसको ट्रैक पर लाया जाए, उसके लिए बैठक हुई है। इजराइल और अमेरिका इससे नाराज हैं, इस बैठक से, कि आप अभी के लिए रास्ता निकाल रहे हो, आप आगे के लिए नहीं बता रहे हो कि आगे तक के लिए कैसे सिस्टम चलेगा, डिप्लोमेटिक तरीका आगे तक कैसे काम करेगा, आप उसके लिए कुछ नहीं बता रहे हो। अमेरिका इजराइल इस पर खुश नहीं है कि कंप्लीट प्लान आगे तक कैसे बनेगा, उस पर आप लोग काम करो, उसके सॉल्यूशन बताओ। क्लियर है? तो अरब लीग, देखो अरब लीग के बारे में 2 लाइन जरा यहां लिख लो, चर्चा में रहा है ये। अरब लीग अरब देशों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया था 1945 में, आपसी सहयोग के लिए, आपसी सहयोग के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो 1945 में अरब लीग की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कायरो में। कायरो मतलब इजिप्ट, यहां इसकी राजधानी है। और टोटल मेंबर्स यहां पर अभी 22 कंट्री मेंबर हैं। जब बना था तब 7 कंट्री मेंबर होते थे, अभी इसमें 22 कंट्री मेंबर हैं, 22 कंट्रीज। तो अरब लीग
अरब देशों का एक ग्रुप है, आपसी सहयोग के लिए बनाया गया था 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई थी तभी। तो 1945 में बना था। इजिप्ट की राजधानी कायरो, ये इसका हेडक्वार्टर है और 22 कंट्रीज में मेंबर हैं। अच्छा, अरब देश जो हैं क्या वो सिर्फ एशिया में है या अफ्रीका में भी हैं? अरब पेनिनसुला जो बोलते हैं, अरेबियन क्षेत्र जो बोलते हैं, अरब क्षेत्र में एशिया वाले भी कुछ हैं, अफ्रीका वाले भी हैं। एशिया वाले भी, अफ्रीका वाले भी। जैसे इजिप्ट है, इजिप्ट तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इजिप्ट खुद अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो अरब देश जो बोलते हो, अरब का मतलब होता है, अरब कंट्री किसको कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले अरब कंट्री कौन है, अरब कंट्री वो है जो मिडल ईस्ट एशिया प्लस नॉर्दर्न अफ्रीका में लाई करते हैं। अफ्रीका के नॉर्दर्न वाले और एशिया के मिडल ईस्ट वाले। अच्छा, मिडल ईस्ट वाले को ही कहीं कहीं वेस्ट एशिया बोलते हैं, कहीं कहीं मिडल ईस्ट बोलते हैं। जैसे यूरोप के लोग मिडल ईस्ट बोल देते हैं, हम लोग वेस्ट एशिया बोल देते हैं। तो मिडल ईस्ट वाला एरिया या वेस्ट एशिया एक ही बात है। आप ये कहोगे ना सर मिडल ईस्ट एशिया कह रहे हैं, ये मिडल ईस्ट एशिया ही वेस्ट एशिया भी है। यूरोप अलग नाम बोलता है, हम लोग अलग नाम से बोलते हैं, है वो एक ही क्षेत्र। मिडल ईस्ट एशिया या वेस्ट एशिया एक ही बात है। और अफ्रीका के नॉर्दर्न कंट्री, इनको मिलाकर अरब कंट्री बोलते हैं। तो अरब कंट्री केवल एशिया में नहीं है, अफ्रीका में भी है। इजिप्ट खुद अफ्रीका में है, इजिप्ट है, ट्यूनिशिया है, ये सब अफ्रीकन अरेबियन कंट्री हैं। तो अरब लीग 1945 में बना था, 1945 में कायरो इजिप्ट हेडक्वार्टर, 22 कंट्री मेंबर, 22 कंट्री में 8 इसमें अफ्रीका वाले हैं, 22 में से 8 इसमें अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो इन लोगों ने मिलकर अपना एक इमरजेंसी बैठक की कि गाजा की जो बर्बादी हुई है इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट में, कैसे दोबारा गाजा को बसाया जाए, 53 बिलियन डॉलर की सहायता करके कैसे इसको बसाया जाए। अमेरिका इजराइल नाराज हो गए कि प्रॉपर सॉल्यूशन बताओ, आगे तक सिस्टम कैसे चलेगा, हमारी सुरक्षा का क्या होगा। वो दादा लोग हैं ना, वो मानते नहीं, हर बात पे दिक्कत है उनको। युद्ध विराम वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हैं ये लोग, पर इजराइल अमेरिका माने तब तो। देखो लिखा है ना, इजराइल अमेरिका क्रिटिसाइज कर रहे हैं कायरो डिक्लेरेशन को, वो इससे खुश नहीं है कि आगे तक का सॉल्यूशन बताओ, फ्यूचर में गाजा में गवर्नेंस कैसे चलेगा ये बताओ। मैक्सिको में अभी एक मछली देखी गई, ये बड़ा सोशल मीडिया वगैरह में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जबकि कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, पर सोशल मीडिया आजकल सारे यूज कर रहे हैं दिन भर मोबाइल। तो एक मछली बड़ी चर्चा में बनी हुई है, सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत देख रहे हो, ओआर फिश बोलते हैं, मैक्सिको में देखी गई। और इसको डूम्स डे फिश भी कहा जाता है, डूम्स डे फिश। ये ओशियन में बहुत गहराई में रहती हैं और इस तरह के एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म का बाहर निकलना, ये एक तरह से कई बार लोग इसको जोड़ देते हैं किसी प्रकार का कोई डिजास्टर होने वाला है। तो डूम्स डे फिश, इसको लोगों ने ऐसे ही बोल रखा है कि जब जब ये देखी गई है अर्थक्वेक या सुनामी आई है। तो सोशल मीडिया पे जो ओआर फिश ये इमेज देख रहे हो इसका, ये मैक्सिको में भी देखी गई है। इसको डूम्सडे फिश के नाम से भी बोलते हैं कि कई बार लोग इसको जोड़ देते हैं, एक मिथ है, कोई ग्राउंड नहीं है उसका, कोई रियलिटी नहीं है, पर पहले कभी देखी गई है तो डिजास्टर आने की संभावना। पर ऐसा भी नहीं है कि जब जब देखी गई हमेशा डिजास्टर आए हैं, ये बहुत बार पहले भी देखी गई है, हर बार डिजास्टर आए हो ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे क्या कि जब जब ये देखी गई है डिजास्टर हुआ, ऐसा नहीं है, हर बार देखी गई है तो डिजास्टर नहीं हुए। बेसिकली डीप सी में रहने वाले एनिमल हैं, जब ये ऊपर की तरफ दिख गए तो इसका मतलब क्लाइमेट में कुछ बदलाव हुए हैं, ओशियन के नीचे का पानी कुछ गर्म हो गया होगा, कुछ टेम्परेचर बदल गया होगा, कंडीशन कुछ रहने लायक नहीं हुई होगी, या पॉल्यूशन बढ़ गया होगा, तो इसलिए ये एनिमल ऊपर की तरफ आ गए हैं। इस वजह से लोग जोड़ के देखते हैं कि क्या पता डिजास्टर की संभावना बन रही हो, कि अर्थ में नीचे कोई बदलाव हो रहे हो, कि ये ओशियन में डीप में डेप्थ में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है और इनका ऊपर निकल के आना तो ये खतरे की घंटी माना जाता है कि इसका मतलब अर्थ में नीचे कुछ बदलाव आ रहे हैं। इसलिए लोग इसको जोड़ देते हैं, अर्थक्वेक या सुनामी वगैरह का खतरा शायद बढ़ रहा है। पर ऐसा नहीं कि जब ये देखी गई हमेशा डिजास्टर हुआ हो, ये कोई फिक्स नहीं है। ये आपने इमेज देखी होगी, इमेज दिखाऊंगा तब समझोगे क्या है ये चर्चा का विषय बना हुआ है ये।
ये देखो, ये इमेज देखे होगे इस तरह का। ये इमेज देखे होगे, इससे पहचान पाओगे क्या बता रहा हूँ। ये है ओवर फिश। हाँ, बेल्ट की शेप की लग रही है, करेक्ट। क्लियर है? ठीक है, चलो यहां तक की कथा समाप्त। तो एक क्लास में देखो कितना कवरेज हमने कर लिया है। इसलिए मैंने आपको कहा था जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, 3-4 महीने का डाटा हम 5 क्लास में पूरा कर देंगे। पीडीएफ सब बना के मैं आपको दे दूंगा, आपको उसमें कुछ करना नहीं है। बस एडिशनल पॉइंट कहीं दिखे तो नोट करना, सब कुछ पीडीएफ में मैक्सिमम में मेंशन कर दे रहा हूँ सारी चीजें। तो छोटे बड़े जितने भी पॉइंट है नोट्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो क्लास इतना ही रखें। टेस्ट आपके यूपीपीएससी एई वालों के 4 अपलोड आज हो जाएंगे, वो सब लगा लो। और कंटेंट अच्छा खासा ऑलरेडी है पढ़ने के लिए। एग्जाम की डेट चेंज होगी नहीं होगी, कुछ लोग पूछ रहे हैं यूपीपीएससी एई का। अभी फिलहाल 20 अप्रैल को मान के पढ़ाई करो। स्टेट में कह नहीं सकते डेट बदलेगा नहीं बदलेगा, बहुत बार स्टेट में चेंज होती है, वो तो कैलेंडर दे देते हैं पर बदलते बहुत बार हैं। पर आप उसको अभी मत रखो जब तक क्लियर नहीं होता। आप उस डेट को मान के पढ़ाई करो जिससे ज्यादा पढ़ लो। उस डेट को मान के पढ़ोगे तो ज्यादा पढ़ लोगे, अगर चेंज होगी भी तो काफी तैयारी हो चुकी होगी आपकी। ठीक है, चलो क्लास इतना रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।